नमस्कार दोस्तों आज अपन एक बहुत प्यारा टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सेंटर हो, स्टेट हो, मेन मीडियन टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो अपन एक ही लेक्चर में रिकॉर्ड कर अपन आसानी से उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अपने को देखना पड़ेगा भी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन से होते हैं और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है इनका अन्य नाम क्या होता है और किस तरीके से अपने को इसको डिस्कस करना है। सभी बच्चे हेडिंग डाल लेना, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब आपको एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि इसके अन्य नाम क्या है, अदर्स नेम क्या है, तो इसके कई नाम और भी जाने जाते हैं। इसको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बोलते हैं, इसको सांख्यिकी संबंधी माध्य बोलते हैं, स्टैटिक्स रिलेट मीडियन मीड बोलते हैं इसको मीन, सारांश अंक प्रतिरूप मूल्य भी बोलते हैं इसको, स्थान संबंधी माध्य भी बोलते हैं। आपको इसको अन्य 4 नाम याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सांख्यिकीय संबंधी माध्य, सारांश अंक प्रतिरूप मूल्य, स्थान संबंधी माध्य। धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी सारी चीज़ें। अभी शुरू करते हैं अपन। इस टॉपिक में अपन सीखेंगे मीन, मुख्य रूप तो मीडियन और मोड, ये 3 नाम अपन सीखेंगे। अब देखिए दोस्तों, सांख्यिकी माध्यों के प्रकार, इसके कितने प्रकार हैं? इसके मुख्य 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है गणितीय माध्य, और एक होता है स्थिति माध्य, और एक होता है व्यापारिक माध्य। ये 3 नाम होते हैं इसके। एक तो मैथमेटिक मीन, एक पोजीशन मीन और एक व्यापारिक माध्य, जिसको अपन ट्रेड मीन बोल सकते हैं इसको। गणित माध्य में अपन पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में, जिसको समांतर माध्य बोलते हैं, गुणोत्तर माध्य, जियोमेट्रिक मीन, हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन, ये डिस्कस करेंगे अपन। और माध्य का पढ़ेंगे मीडियन के बारे में, बहुलक जिसको मोड बोलते हैं, इसको डिटेल से पढ़ेंगे अपन। व्यापारिक माध्य में क्या क्या आएगा? चल माध्य, परमापी माध्य और संग्रहित माध्य, इसको भी अपन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ आपके सामने गणितीय माध्य के बारे में। किसके बारे में? गणितीय माध्य में अपन डिस्कस करते हैं समांतर माध्य के अंदर। किसके बारे में? समांतर माध्य, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आराम से पूछ लेते हैं आपसे, तो अपन थ्योरी को डिस्कस करते हुए चलते हैं कि समांतर माध्य क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन अरिथमेटिक मीन। देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये एक समांतर माध्य क्या है, ये एक गणितीय माध्य है। क्या है? गणितीय माध्य। हेडिंग डाल लेना सारे बच्चे, समांतर माध्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी लेंथी रहेगा ये भी, लेकिन शॉर्ट के अंदर अपन इसको कवर करते हैं स्पीड से। समांतर माध्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। ये अपना एक गणितीय माध्य होता है। दूसरा नाम इसको अपन बोलते हैं औसत ज्ञात करना। औसत ज्ञात करते हैं उसको समांतर माध्य बोलते हैं, मीन बोलते हैं उसको, एवरेज बोलते हैं एक प्रकार से। क्या बोलते हैं? औसत माध्य बोलते हैं। पहला तो ये गणितीय माध्य है, कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। दूसरा ये औसत माध्य है। तीसरा, अब औसत ज्ञात करना, जैसे औसत ज्ञात करते हैं अपन, जैसे औसत वेतन कितना है, औसत आयु कितनी है, औसत अंक कितना है, उसको डिस्कस कर सकते हैं अपन आराम से। अब 3 नंबर पॉइंट, समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम में पूछ लेगा कि समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए विचलनों का योग सदैव रहेगा शून्य, 1, -1, +1। तो ध्यान रखना क्या रहेगा? शून्य रहेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है आपका कि भी समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए विचलनों का योग हमेशा क्या रहेगा? शून्य रहेगा। अभी डिस्कस करेंगे भी विचलनों का योग शून्य कैसे रहता है। एक और देखना यहाँ पे, विचलन क्या होता है? विचलन होता है चर मूल्य व माध्य का अंतर, क्या कहलाएगा? विचलन कहलाएगा। वेरिएबल वैल्यू माइनस मीन वैल्यू क्या कहलाएगी? विचलन कहलाएगी। अब इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा यहाँ पे एक क्वेश्चन, 3, 5, 8, 12 कितनी संख्या है? 4 संख्या है। 3, 5, 8 और 12 का माध्य से पद विचलन निकालना है। माध्य से क्या निकालना है? पद विचलन निकालना है। और माध्य से पद विचलन निकालोगे आप, तो देखिए सबसे पहले अपन इसका औसत निकालते हैं। औसत निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर, मतलब टोटल सम बट्टा में टोटल नंबर, ये इसका फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का। अब देखिए दोस्तों, हाँ, 3, 5, 8, 12 को ऐड करोगे और 4 से डिवाइड करोगे, अपना औसत कितना आ गया? 7 आ गया। ये आसानी से आप निकाल सकते हो। एवरेज आप मैथ में भी पढ़ते हो, और यहाँ पे मैं आपको माध्य बता रहा हूँ। माध्य को दूसरा रूप औसत ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं दूसरा रूप इसका। माध्य को दूसरा रूप बोलते हैं औसत।
अब बात आती है कि मध्य से पद विचलन कितना रहेगा, जीरो रहेगा। ये कैसे जीरो रहेगा वो अपन डिस्कस करते हैं। अब औसत कितना है अपना 7, और संख्या कितनी थी अपनी 3, 5, 8, 12, और इसमें से आप औसत घटाओगे ना, माइनस का 7, माइनस का 7, माइनस का 7, माइनस का 7, तो रिजल्ट बनेगा इसका माइनस का 4, माइनस का 2, प्लस का 1, प्लस का 5, और कट कटा के माइनस का 4, माइनस का 2 हो गया 6, प्लस का 1 और प्लस का 5 हो गया 6, 6 से 6 कट गया, प्लस माइनस आपस में, तो अपना बताओ विचलन कितना बना, 0 बना। कितना बना, 0 बना। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। सदैव ध्यान रखना, यहाँ से देख लो आप कि समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए विचलनों का योग हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। जो डेविएशन आएगा ना, जैसे अपनों ने अभी निकाला यहाँ पे एवरेज कितना आया अपना 7 आया, और इस 7 को इस x के मान से निकालोगे ना आप, माइनस कर करके तो लास्ट में इन जो योग करोगे इन विचलनों का, ये जो विचलन आया अपने पास में, इसको विचलन बोलते हैं, ठीक है, इसको विचलन बोलते हैं। और ये तो होता है चर मूल्य, और ये होता है माध्य, और इनका अंतर निकालते रहेंगे और इनका योग करेंगे ना अपन, वो क्या बनेगा अपना 0 बनेगा। इसका मतलब विचलन कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए विचलनों के वर्गों का योग हमेशा न्यूनतम रहेगा। इस बात को भी खास तौर से ध्यान रखना। 2 बातें बता रहा हूँ कि भी एक सवाल तो ये हो गया अपना कि विचलनों का योग 0 रहेगा, और विचलनों के वर्गों का योग हमेशा क्या रहेगा, न्यूनतम रहेगा। यहाँ से मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल, विचलनों का योग 0, विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम। इस दोनों बातों को ध्यान रखना दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से अपन सीखेंगे। एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे, कक्षा में 5 विद्यार्थियों के आंकड़े दे रखे हैं, 9, 11, 13, 7 और 20। तो इनका औसत करो, सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो और 5 से भाग दे दो। तो सभी को जोड़ के 5 से भाग दोगे तो आप बताओ कितना बनेगा। 60 में टोटल बनेगा 9, 11, 20, 33, 40, 20, 60, 60 में 5 का भाग दिया, कितना आया 12 आ गया, औसत 12 आ गया। अब इससे अपन माध्य विचलन निकालते हैं। तो माध्य विचलन कैसे निकालेंगे, इस 12 को इस चर से लेस करते हुए निकालेंगे। तो 9 में से 12 गया, कितना बचेगा माइनस का 3, 11 में से 12 गया माइनस का 1, 13 में से 12 गया 1, 7 में से माइनस का 12 गया माइनस का 5, 20 में से माइनस का 12 गया, कितना बचा 8। इनको लास्ट में जोड़ोगे ना तो इसका जो पद विचलन है इनका योग बनेगा कितना 0। देख लो, चाहे माइनस का 3, माइनस का 1, माइनस का 4 और माइनस का 5, माइनस का 9 हो गया, और 8 प्लस का और 1 प्लस का। तो बताओ 9 से 9 कट गया, प्लस माइनस, तो कितना बचेगा 0 बचेगा। ये तो आ गया अपना पद विचलन। अब पद विचलनों के योग, वर्गों का योग करेंगे अपन। तो माइनस का 3 का वर्ग करोगे तो ध्यान रखना, माइनस का वर्ग सदैव प्लस में आता है 9, माइनस का 1 वर्ग करोगे तो सदैव प्लस का आएगा 1, और 1 का वर्ग होता है 1, 5 का माइनस का वर्ग करोगे 25, 8 का वर्ग करोगे 64। तो कुल मिला के इन सभी को जोड़ोगे, 9 और 1 10 और 11, 11 और 25 36, 36 और 64 100। तो अपना कितना बनेगा 100। अपना ये आ गया पद विचलनों के वर्गों का योग। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये तो अपनों ने माध्य से निकाला था। किससे निकाला, माध्य से। अब इसको माध्यिका से निकालते हैं। किससे निकालेंगे दोस्तों, माध्यिका से। ध्यान रखना माध्यिका होती क्या है। अगर क्रमागत श्रेणी है तो माध्यिका सदैव बीच की संख्या होती है। देखिए दोस्तों, क्रम से जांचने पर बीच का माध्यिका क्या होगा, माध्यिका कहलाएगी क्रम से। तो 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के साथ 20, क्रम से नहीं, इनको क्रम से सेट करना पड़ेगा। क्रम से सेट करेंगे तो सबसे पहले 7 आएगा, फिर आएगा अपना 9, फिर 11, फिर 13 और फिर 20। तो बताओ सबसे, यहाँ पे देख लो दोस्तों, सबसे पहले 7 और उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 20। अब इसमें जो सबसे क्रम से मैंने सेट कर लिया, सबसे 7, 9, 11, 13, 20। अब बताओ दोस्तों इसमें बीच वाला कौन सा है, 11। ये मेरी क्या बन गई, माध्यिका बन गई। तो माध्यिका एक सीधी रेखा में हो, मतलब एक सीधा दे रखा अपने को x का वैल्यू, तो उसको क्रम से सेट कर दो, असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। जो बीच की वैल्यू आएगी वो अपनी क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों, मीडियन कहलाएगी। अब देखिए x का मान कितना, 9, 11, 13, 7, 20, 9, 11, 13, 7, 20। इसमें से माध्यिका का मान घटाओगे, 11, 11, 11, 11। तो 9 में से 11 गया माइनस का 2, फिर 0, 11 में से 11 गया 0, 13 में से 11 गया 2, 7 में से 11 गया माइनस का 4, 20 में से 11 गया 9। अब इनका वर्ग करो, 2 का वर्ग किया कितना बनेगा। देखो दोस्तों, 2 का वर्ग करोगे माइनस का तो सदैव प्लस का रिजल्ट आएगा। प्लस का कितना आएगा 4, 0 का वर्ग किया 0,
2 का वर्ग करोगे 4, माइनस के 4 का वर्ग करोगे 16 और 9 का वर्ग करोगे 81। अब आप इन सबको जोड़ के देखो कितना रिजल्ट बनेगा, 105 बन रहा है। कितना बन रहा है? 105 रिजल्ट बन रहा है। अब आपको देखिए, मध्य से निकाला विचलनों के वर्गों का योग 100 और माध्यिका से निकाला विचलनों के वर्गों का योग 105। आप खुद देख लीजिए सबसे कम किसका है, सबसे न्यूनतम किसका निकलेगा? माध्य का ही निकलेगा। सबसे न्यूनतम विचलनों के वर्गों का योग माध्य का ही निकलेगा। आपको इसको खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे, हालांकि मैंने नोट बना के भी लिखा इस बात को कि माध्य से विचलनों के वर्गों का योग सदैव क्या रहेगा? न्यूनतम रहेगा। और ध्यान रखना, विचलनों का योग 0 रहेगा और विचलनों के वर्गों का योग सदैव न्यूनतम रहेगा। इस बात को ध्यान रखना। चाहे कंपैरिजन आप किससे भी कर लेना, मीडियन से कर लेना, चाहे मोड से कर लेना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे, केवल समांतर माध्यों के आधार पर संख्याओं का बीजीय विवेचन संभव है। अब इसको देखिए, बीजीय विवेचन होता है अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। इसको अलजेब्रिक ट्रीटमेंट बोलते हैं अपन। मतलब ये कैसे होगा? जैसे अपन बोलते हैं ना कि अलजेब्रिक मतलब गुणा करना, तिरछा गुणा करना, भाग करना या फिर भाग करना, ये संभव है। ये संभव किसमें है? बीजीय, इसको बीजीय विवेचन बोलते हैं। तो ध्यान रखना, समांतर माध्यों के आधार पर संख्याओं का बीजीय विवेचन करना बिल्कुल संभव है। जैसे गुणा भाग करके सही मान निकालना। जैसे 5 आदमियों का औसत करना है, औसत 8 है तो उनका योग कितना होगा? तो 5 आदमी का औसत 8 से गुणा करवाओगे तो 40। ये बीजीय विवेचन बिल्कुल संभव है, इसके आधार पर आप कर सकते हो। लेकिन माध्यिका, बहुलक आदि के आधार पर अपन नहीं निकाल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। केवल और केवल किस में लगेगा? ये केवल और केवल समांतर माध्यों के आधार पर संख्याओं का बीजीय विवेचन संभव है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, एक सेकंड दोस्तों। हाँ ठीक है, अब देखिए आगे, समांतर माध्यों के अपने चरम मूल्यों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे औसत बढ़ेगा वैसे वैसे ये प्रभावित होगा। जितना बड़ा औसत लोगे एक संख्या का वो वैसे वैसे प्रभावित होगा। जितना बड़ा आप भाग लोगे वो वैसे प्रभावित, हर चीज़ से प्रभावित होता है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य अपने चरम मूल्यों से क्या होगा? अत्यधिक प्रभावित होता है। जैसे 5, 6, 7 का औसत दे रखा 6, अगर मैं इस 7 की जगह 100 ले लूँ ना तो औसत ऑटोमेटिक प्रभावित हो जाएगा, औसत गड़बड़ा जाएगा, बहुत ऊंचा चला जाएगा। तो यह बात समझ में आ गई दोस्तों आपको? तो आप इसको आराम से कर सकते हो। अब देखिए आगे, समांतर माध्यों के आधार पर ज्ञात किया गया परमाप विचलन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, परमाप, सिर्फ आपको इतने ध्यान रखना है इसमें कि परमाप विचलन सबसे सर्वश्रेष्ठ किस में माना जाता है? समांतर माध्यम माना जाता है। किस में माना जाता है? समांतर माध्यम में। अब आपको यहाँ पे 3 बातें सबसे इंपॉर्टेंट आ गई। पहला, पद विचलनों का योग कितना आएगा? 0। पद विचलनों के वर्गों का योग कितना आएगा? न्यूनतम। और तीसरा, परमाप विचलन सबसे पहले क्या रहेगा? सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ये 3 क्वेश्चन डिटेल से ध्यान रखना दोस्तों। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे शॉर्ट के अंदर इसको पूरा डिस्कस करते हैं अपन। यहाँ पे एक सेकंड दोस्तों, ये सेकंड सेट नहीं हो रही, उसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो नहीं रहा ना ये, इस पे टाइम तो चल रहा है, टाइम बाहर नहीं आ रहा है यहाँ से। कोशिश करते हैं। हाँ अब ठीक है, मतलब ये ऐसे होता है। देखिए दोस्तों, अब इसको अपन डिटेल से डिस्कस करते हैं। पूरा का पूरा जो पढ़ा ना अपने समांतर माध्य, अब इसको आप आराम से कर सकते हो। समांतर माध्य सबसे पहली विशेषता क्या है? ये गणितीय माध्य है। दूसरा, इसका औसत निकालना संभव है। तीसरा, पद विचलनों का योग क्या रहेगा? 0। चौथा, पद विचलनों के वर्गों का योग क्या रहेगा? न्यूनतम। बीजीय विवेचन संभव है। चरम मूल्य से सर्वाधिक प्रभावित होता है। रेखा चित्र इसमें नहीं बनते,
रेखा चित्र से अपन इसको श्योर नहीं कर सकते, नहीं बता सकते, पर माप विचलन इसका सर्वश्रेष्ठ होता है। ये एक आदर्श माप है, इसको अपन आसानी से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चार्लियर सूत्र पर डिपेंड करता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई चार्लियर सूत्र पर कौन सा मान डिपेंड करता है। चार्लियर सूत्र पर तो आप क्या कहोगे बच्चों, समांतर माध्य डिपेंड करता है इस पर। ठीक है दोस्तों, हालांकि एक दो बात रहेगी थी यहाँ पे। हाँ, एक समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का एक आदर्श माप माना जाता है, क्योंकि यह श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है। मतलब सारी मूल्य पर आधारित, सब भी प्रभाव पड़ता है इसका, और सभी से अपन आसानी से साथ में लेके चलेंगे इसको। तो ये क्या है, अपना आदर्श माप है। समांतर माध्यों को रेखा चित्रों के माध्यम से प्रभावित नहीं कर सकते, मतलब इसको रेखा चित्र में पाई चार्ट, डायग्राम इस तरीके से अपन इसको शो नहीं कर सकते। समांतर माध्य की शुद्धता का परीक्षण, इसका शुद्धता का परीक्षण किस पे डिपेंड है, कौन से फॉर्मूले पर डिपेंड है, ये चार्लियर सूत्र पर डिपेंड करता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि चार्लियर सूत्र के आधार पर कौन सा माध्य डिपेंड करता है, तो कौन सा करेगा, समांतर माध्य करेगा। ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया समांतर माध्य के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं समांतर माध्य की श्रेणियाँ। ध्यान से सुनना दोस्तों, समांतर माध्य की 3 श्रेणियाँ होती है, माध्यिका की भी 3 श्रेणी होती है और बहुलक की भी 3 श्रेणी होती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली श्रेणी कौन सी होती है अपनी, समांतर माध्य 3 श्रेणी होती है। सबसे पहली व्यक्तिगत श्रेणी होती है, दूसरी खंडित असंगत श्रेणी होती है, और तीसरी सतत अखंडित श्रेणी होती है। व्यक्तिगत श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं अपन इसको। और खंडित और असंगत, मतलब एक टूटी फिटी, खंडित बोलते हैं इसको। असंगत जो संगत में नहीं होती, इसको डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। एक प्रकार से नाम पूछ लेगा सीधा सीधा कि भी असंगत श्रेणी को क्या कहा जाता है, इसको खंडित श्रेणी बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। अब तीसरा सतत अखंडित श्रेणी, मतलब कॉन्टिन्यूस सीरीज बोलते हैं इसको, जिसमें अपवर्जी श्रेणी, समावर्जी श्रेणी आती है। वो कौन सी श्रेणी होती है, सतत, और जिसमें बारंबारता अफ का मान निकाला जाता है, उसमें बोलते हैं अपन डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। तो ये कौन सी होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कौन सी श्रेणी के बारे में, सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपन इंडिविजुअल श्रेणी के बारे में, व्यक्तिगत श्रेणी। अब इसकी भी 2 विधि होती है। कितनी विधि होती है, 2 विधि, एक प्रत्यक्ष विधि होती है और एक लघु विधि होती है। लेकिन एग्जाम में इन दोनों से उत्तर सेम आता है, चाहे प्रत्यक्ष विधि से निकाल लो, चाहे अपन लघु विधि से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबसे पहले आपसे पूछेगा कि समांतर माध्य की कुल श्रेणी कितनी होती है, 3। अच्छा, कौन कौन सी होती है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। ठीक है दोस्तों, कितनी श्रेणी होती है, 3 श्रेणी होती है, व्यक्तिगत, खंडित और सतत श्रेणी। अब इसकी 2 विधि होती है व्यक्तिगत श्रेणी की, एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि और एक होती है लघु विधि। अब अपन डिस्कस करते हैं, हेडिंग डालो सारे बच्चे, व्यक्तिगत श्रेणी। कौन सी, व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में अपन डिस्कस करेंगे प्रत्यक्ष विधि के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रत्यक्ष विधि के बारे में। तो प्रत्यक्ष विधि के अंदर वही औसत निकालना, तो देखना सिग्मा एक्स, इसका मतलब होता है टोटल, एक्स अपॉन में एन, संख्याओं का योग बट्टे में संख्या। तो अपन बोल सकते हैं सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ये होता है संख्याओं का योग और ये होता है संख्याएं। अब देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक कक्षा के 5 विद्यार्थियों के अंक हैं 20, 22, 18, 25 और 30। इनका समांतर माध्य क्या होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो लघु विधि से। कौन सी विधि है ये, सॉरी, प्रत्यक्ष विधि से या फिर समांतर माध्य से। तो आप बोल सकते हो 20, 22, 18, 25, 30 को जोड़ दो और 5 से भाग दे दो, रिजल्ट कितना बनेगा, 23 बनेगा। ये तो समांतर माध्य हो गया। अब अपन लघु विधि से समांतर माध्य की गणना कल्पित मान के आधार पर की जाती है। किसके मान के आधार पर की जाती है, देखो ये समांतर माध्य हो गया प्रत्यक्ष विधि से, सीधा सीधा फॉर्मूला लगता है इसमें, सिग्मा एक्स अपॉन में, हालांकि तो आंसर दोनों से सेम आएगा। अब अपन लघु विधि से डिस्कस करते हैं। लघु विधि से समांतर माध्य गणना कल्पित मान मान के करते हैं, मतलब एक मान अज्यूम कर लेंगे, उसके हिसाब से अपन क्वेश्चन को सेट करेंगे। जैसे ए अपना क्या है, ये एक सेकंड दोस्तों, ए अपना है कल्पित मान। कौन सा मान है ये, कल्पित मान। ये सिग्मा, ये डी एक्स अपॉन में एन। इसको कैसे डिस्कस करेंगे, डी एक्स का मतलब होता है दोस्तों, जो एक्स का मान है उसमें से ये कल्पित मान निकालते माइनस करते रहेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे कैसे करेंगे अपन इसको। कक्षा के 5 विद्यार्थियों का अंक निम्न है, लघु विधि से मध्य निकालना है। किससे निकालना है, लघु विधि से। तो आपको देखिए 20, 22, 18, 25, 30 सीरियल नंबर ले लो, 1, 2, 3, 4, 5। अब मार्क्स कितने इनके, अंक हैं, एक के 20, एक के 22, एक के 18, एक के 25 और एक के 23। अब आपने डी एक्स निकालना है। डी एक्स कैसे निकलेगा, मतलब एक्स में से ए निकालोगे, ए जो कल्पित मानते हैं अपन उसको मानेंगे। तो 20 कल्पित कितना माना आपने, कल्पित मान लो इसमें से कुछ भी सेट कर लिया आपने, मान लो 15 सेट कर लिया, ठीक है, आसपास का। तो 20 में से 15 जाएंगे तो प्लस का 5, 22 में से 15 जाएंगे प्लस का 7,
18 में से 15 जाएंगे तो प्लस का 3, 25 में से 15 जाएंगे तो प्लस का 10, 30 में से 15 जाएंगे तो प्लस का 15। तो dx का मान कितना आ गया मेरे पास में, dx का मान आ गया मेरे पास में टोटल 40 और कल्पित मान कितना माना गया 15। तो 40 dx का मान सिग्मा टोटल योग किया, बट्टे में टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर 5 और कल्पित मान कितना 15। इसको काटोगे तो कितना 8, 15 और 8 23, ये मेरा समांतर माध्य आ गया लघु विधि से। ठीक है दोस्तों, अब एक नोट और देख लीजिए यहाँ पे। हालांकि नोट मैंने पहले ही बता दिया कि आप लघु विधि से उत्तर निकालो चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से उत्तर निकालो, उत्तर अपना क्या रहेगा, समान रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, उत्तर अपना समान रहेगा। प्रत्यक्ष विधि लघु विधि से ज्ञात किया गया समांतर माध्य समान रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्या रहेगा, समान रहेगा। अब आओ आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 20, 22, 18, 25, 30 संख्याओं का 30 कल्पित माध्य है। इसने क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको मानना नहीं है, 30 कल्पित माध्य दे रखा है, आपको समांतर माध्य निकालना है। वही बात, सीरियल कितने 1 2 3 4 5 संख्या लिख लो। x का मान कितना है 20, 22, 18, 25, 30। अब इसमें कल्पित मान कितना माना 30, तो 20 में से 30 गया तो माइनस का 10, 22 में से 30 गया तो माइनस का 8, 18 में से 30 गया तो माइनस का 12, 25 में से 30 गया माइनस का 5, 30 में से 30 गया 0। तो लास्ट में कट कटा के जोड़ करोगे आप तो माइनस का 10, माइनस का 18, माइनस के 18 हो गए, माइनस का 30, माइनस का 35, तो रिजल्ट कितना बना माइनस का 35। अब माइनस का 35 बन गया, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, मतलब a प्लस सिग्मा dx अपॉन n करते हो तो आपको देखिए माइनस का 35 में से 5 गया कितना बचेगा 7 माइनस का, और प्लस के 30 में से माइनस का 7 कटोगे तो अपना रिजल्ट कितना आएगा 23 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने को सवाल को करना है। अगला सवाल देखते हैं। हाँ जी, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, कक्षा के 5 विद्यार्थियों का औसत 56 है, तो आपको x का मान बताना है कि x का मान कितना आएगा। अब देखिए कितने विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं, 30, 36, x, 22 और 26, सभी को जोड़ दो, टोटल संख्याओं का योग, बट्टे में कितना 5। अब इनको जोड़ेंगे 30, 36, 22, 26 को तो 114 बना, और प्लस का x दोनों को जोड़ा, और ये 5 जो बट्टे में है ये तिरछा गुना होके 56 के साथ चला जाएगा, तो 56 पंजा कितने हो गए 280। इधर बचा x प्लस 114 बराबर 280, x का मान कितना आएगा, ये x प्लस का 114 है वो इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, मतलब बराबर के साइड में जो इधर प्लस माइनस लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है। मतलब इस प्लस को इधर लेके जाए माइनस का हो जाएगा, इस प्लस को इधर लेके जाए तो माइनस प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये प्लस इधर माइनस में होगा, ये प्लस इधर माइनस में होगा, अगर यहाँ माइनस हो तो ये प्लस हो जाएगा। x का मान कितना आ गया 280 में से 144 जाएगा 136 आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, मूल बिंदु, जैसे मूल बिंदु होता है प्लस माइनस वाले, जितनी भी संख्या होती है वो मूल बिंदु होती है। समांतर माध्य मूल बिंदु से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों, समांतर माध्य है जो मूल बिंदु से प्रभावित होता है। जैसे प्लस माइनस करोगे तो आपका समांतर माध्य पर प्रभाव पड़ेगा। और पैमाने होते हैं गुणा या भाग वाले, इससे भी मतलब सभी से प्रभावित होता है, पैमाने से भी प्रभावित होता है और मूल बिंदु से भी प्रभावित होता है समांतर माध्य। कैसे, अभी देखते हैं। समांतर माध्य पैमाने से प्रभावित या आश्रित होता है, बिल्कुल होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 20 है, यदि प्रत्येक के औसत अंक में 5 जोड़ दें तो नॉर्मल सी बात है प्रभाव पड़ेगा। सभी का 20 है, प्रत्येक में 5 जोड़ोगे तो औसत कितना बनेगा 25 बनेगा। तो ये पैमाने से प्रभावित हुआ है कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। पैमाना प्लस माइनस करोगे तो औसत या तो प्लस करोगे तो बढ़ेगा, माइनस करोगे तो घटेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। 10 विद्यार्थी हैं जिनका औसत अंक 20 है, यदि प्रत्येक के औसत अंक से 5 घटा देंगे, प्रत्येक का 20 है 5 घटा दोगे तो बताओ कितना बनेगा, नया औसत कितना आएगा, परिणामी औसत बनेगा अपना 15 बनेगा। आप इसको कर सकते हो। यदि 2 से गुणा कर दें तो 2 से गुणा कर दोगे तो औसत, देखो प्रणाली वाले सवाल के माध्यम से मैंने सवाल बनाया है कि यदि 20 है, 20 को 2 से गुणा कर दोगे तो नया औसत कितना बनेगा 40। अगर 2 से भाग कर दोगे तो प्रणव औसत 20 था, 2 से भाग कर दोगे तो रिजल्ट कितना बनेगा 10 बनेगा। आपको इस तरीके से समझना है। एक एग्जाम्पल है, देखते हैं दोस्तों उसको। n संख्याओं का समांतर माध्य कितना है x। यदि सभी संख्याओं में k जोड़ दें तो समांतर माध्य नया बनेगा x प्लस k। अगर k घटा दें तो x माइनस k। अगर k से गुणा कर दें तो x गुणा k, मतलब x गुणा k, इसको अपन बोल सकते हैं x गुणा k। अगर भाग कर दें तो
भाग करें तो भाग हो जाएगा समांतर माध्य x बट्टे में k। इस तरीके से अपने को करना है। अब देखिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं मीन मीडियन मोड के आधार पर। हालांकि अभी अपन मीन सीख रहे हैं। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन, 10 विद्यार्थियों का औसत कितना दे रखा है? 50। मुझे पता है 10 का औसत 50 है, तो योग क्या होता है? अब देखिए दोस्तों औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्याएं। अब अगर मैं इसका तिरछा गुणा कर दूं तो योग बराबर क्या होगा? औसत गुणा संख्या। अगर मेरे को संख्या निकालनी है तो योग में मैं किसका भाग दे दूंगा? औसत का। आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है योग वाला। योग बराबर क्या होता है? औसत गुणा संख्या। अगर औसत पूछ ले तो संख्या योग के बट्टे में चली जाएगी, अगर संख्या पूछ ले तो औसत योग के बट्टे में चला जाएगा। जैसे औसत पूछा तो योग के बट्टे में क्या आएगा? संख्या। अगर संख्या पूछे तो योग के बट्टे में क्या आएगा? औसत। अगर योग को तो पूछ ले तो औसत गुणा संख्या। आप इसको आसानी से कर सकते हो। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला? एक विद्यार्थी के अंक गलती से 40 के स्थान पर, किसके स्थान पर? 40 के स्थान पर 60 लिख दिए। तो मैं ज़्यादा लिख दिया, कम करना पड़ेगा। तो टोटल योग 500 था, कितना ज़्यादा लिख दिया था? 40 से 60, मतलब 20 ज़्यादा लिख दिया तो 20 घटा दो। 500 में से 20 घटाया, कितना आया? 480। अब ये 480 कितनों में बंटेंगे? 10 में बंटेंगे। तो प्रत्येक का नया औसत कितना बन गया? 48 एकदम एक्यूरेट औसत है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल सेम ही है, आसान से सवाल है, इतने हार्ड भी नहीं है। 10 विद्यार्थी, औसत अंक 100 हैं। बाद में पता चला गलती से एक विद्यार्थी 80 था, उसको 60 पढ़ लिया, मतलब कम पढ़ लिया। कितना कम पढ़ा? 20। तो ये प्लस 20 और लगाना पड़ेगा। एक अन्य विद्यार्थी 40 की तरह 70 पढ़ लिया, इसको ज़्यादा पढ़ लिया, तो कितना कम करना पड़ेगा? 30। 2 विद्यार्थी हैं तो टोटल 20 और 30 एडजस्टमेंट करोगे तो लास्ट में कुल मिला के 10 का माइनस का, ये पूरा असर कितने बच्चों पे पड़ेगा? ये 10 विद्यार्थियों पे पड़ेगा। प्रत्येक पे 10 का फ़र्क पड़ेगा। तो कुल मिला के कितने की कमी आ रही है? -1 की। तो -1 का फ़र्क पड़ेगा सभी पे। तो शुरू में औसत 100 था, प्रत्येक पे -1 का फ़र्क पड़ेगा। तो नया औसत कितना आ जाएगा बच्चों? 99 मेरा नया औसत आ जाएगा, एकदम सही औसत। कैसे किया मैंने? शुरू में देखो औसत 100 था, ठीक है। अब 2 विद्यार्थी थे, 2 विद्यार्थियों में से हुआ क्या कि 80 वाले को 60 पढ़ लिया और 40 वाले को 70 पढ़ लिया। इसको कम पढ़ा गया तो प्लस 20 और दे दो, इसको ज़्यादा पढ़ा गया तो -30 इससे छीन लो। तो कुल मिलाकर एडजस्टमेंट करोगे तो -10 घर से देने पड़ेंगे अपने को, मतलब बाहर निकालने पड़ेंगे। ये -10 का असर कितनों पे पड़ेगा? ये सभी पे पड़ेगा, 10 विद्यार्थियों पे, क्योंकि 10 विद्यार्थियों में से एडजस्टमेंट हुआ ना ये। तो 10 तो कितना आएगा? -1। ये -1 100 में से घटाओगे तो -99 सीधा औसत आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कारखाने में 100 मजदूर हैं जिनकी औसत मजदूरी 1000 रुपये वार्षिक है। उनमें से 60 पुरुष मजदूरों की औसत मजदूरी 1200 रुपये है वार्षिक है। तो बताओ शेष महिला मजदूरों की औसत मजदूरी कितनी है? आप पहले तो ये बताओ, 100 मजदूर हैं, ठीक है। 100 मजदूरों की 100 रुपये के हिसाब से कुल मजदूरी होगी 1 लाख रुपये, ठीक है। इसमें से 60 पुरुष मजदूर हैं जिनकी औसत मजदूरी 1200 है। तो आप बताओ योग बराबर क्या होता है? औसत गुणा कुल संख्या। तो औसत कितना है 60 का? 120 के हिसाब से 60 से, तो टोटल पुरुष की मजदूरी योग बन गया 72,000 रुपये। अब बचा कितना? 1 लाख में से 72,000 घटाओगे तो 28,000 रुपये मेरे पास महिलाओं की मजदूरी बची। और आप खुद बताइए, महिलाओं की मजदूरी बची है, टोटल मजदूर कितने? 100। 60 मजदूर पुरुष हैं और शेष कितना बचेगा? यहाँ पे 40 करो बच्चों, 40 मेरे पास महिला मजदूर बचेगी। तो 40 महिला मजदूर बचेगी मेरे पास में, 40 महिला मजदूर बचेगी। तो 28,000 में 40 का भाग दो तो प्रत्येक महिला मजदूरी कितनी आ जाएगी? 700 रुपये आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, एक कारखाने में मजदूरों की औसत मजदूरी, मतलब टोटल औसत मजदूरी है ना, वो कितनी है उसकी? 15,000। टोटल औसत मजदूरी 15,000 रुपये है, ठीक है। एवं अकुशल मजदूरों की औसत मजदूरी 10,000 रुपये है। एक कारखाने में मजदूरों की औसत मजदूरी 12,000 रुपये है, 15,000 नहीं है दोस्तों। हाँ, टोटल औसत मजदूरी कितनी है? 12,000। और कुशल मजदूर हैं अपने पास में
कितने? 15,000। और अकुशल मजदूर हैं कितने? 10,000। अब आपको देखिए यहाँ से अपने को बताना है कि भी कुशल मजदूर अकुशल मजदूरों का अनुपात बताना है, ये बताना है। आपको क्या करना है, बीच में टोटल औसत निकालना है। टोटल औसत लिखना है यहाँ पे, कुशल का और अकुशल का। और यहाँ लिख लो कुशल का औसत कितना? 15,000। अकुशल का औसत कितना? 10,000 रुपये। अब आपको करना कैसे सवाल को एग्ज़ाम में, ध्यान से सुनना दोस्तों। यहाँ पे मैंने बताया है फॉर्मेट कि भाई यहाँ पे पी का औसत मान लो, मतलब ये कुशल है। यहाँ पे क्यू का औसत मान लो, ये अकुशल है। ये दोनों का औसत है। तो ध्यान से सुनना, इस क्यू में से ये आर घटेगा, क्यू माइनस आर, और इस आर में से पी घटेगा, आर माइनस पी। इस तरीके से अपना डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। अगर गड़बड़ी कर दी तो प्लस माइनस का ध्यान रखना, असर पड़ेगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा अपना। इस क्यू में से आर घटेगा और इस आर में से ये पी घटेगा। तो देखो इसमें से 10,000 में से 12,000 घटाओगे, 10,000 माइनस 12,000 तो रिजल्ट माइनस का 2,000। और इस 12,000 में से 15,000 घटाओगे तो माइनस का 3,000। तो माइनस से तो माइनस कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। तो कुशल और अकुशल का अनुपात कितना आ गया? 2:3 आ गया। आप इसको आसानी से कर सकते हो दोस्तों। देखिए यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा है। 15,000 कुशल, 10,000 अकुशल, टोटल 12,000। 10 में से 12 गया तो माइनस का 2,000, 12 में से 15 गया तो माइनस का 3,000, माइनस से माइनस कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, अनुपात कितना आ गया? 2:3 आ गया। होपफुली आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक सवाल और देखते हैं अगर फिर भी दिक्कत है तो। एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत अंक कितना? 50। टोटल औसत अंक बीच में रखो 50। लड़कों का औसत अंक कितना? 45, मतलब बॉयज़ का 45। लड़कियों का कितना? 52। आपको बताना लड़के व लड़कियों का अनुपात कितना आएगा। 52 में से 50 गया 2, 50 में से 45 गया 5, अनुपात कितना आ गया? 2:5 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्यालय में मजदूरों की औसत मजदूरी कितनी है? 1,000, बीच में रखो। पुरुषों की औसत मजदूरी कितनी है? 1,200, यहाँ रखो। महिलाओं की औसत मजदूरी कितनी है? 700, यहाँ रखो। 700 में से 1000 जाएंगे तो माइनस का 300, 1000 में से 1200 गया तो माइनस का 200, माइनस से माइनस कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, लास्ट में रिजल्ट कितना बचा? 3:2 मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही सवाल पूछे जाते हैं, अलजेब्रिक क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, x तथा 1/x का मध्य m है, तो x का स्क्वायर तथा 1/x के स्क्वायर का मध्य क्या होगा? ये सवाल अपने पहले भी पढ़ लिया था, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। इसमें अपने को क्या बताना है? मध्य बताना है। अब x तथा देखो ये संख्या मान लो, ये a मान लो, ये b मान लो, और इसका मध्य क्या होता है? a + b/2 होता है। लेकिन अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x + 1/x/2 का मध्य कितना? m। अब ये 2 है जो इधर चला जाएगा, तो x + 1/x का वैल्यू कितना आ गया? 2m। अपने को निकालना क्या है? x का स्क्वायर तथा 1/x के स्क्वायर का मध्य निकालना है। तो ध्यान रखना अपने को x की स्क्वायर चाहिए, x की स्क्वायर चाहिए तो अपने इसको वर्क कर देंगे। अगर इधर वर्क करेंगे तो इधर भी वर्क होगा। फॉर्मूला बनता है a + b की होल स्क्वायर लगती है, a की स्क्वायर + b की स्क्वायर + 2ab। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, a की स्क्वायर + b की स्क्वायर + 2ab। अब बताओ ये a है और ये b है, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर, और 2ab तो 2 गुणा ये a और ये b, x से x कट गया तो 2 एकम 2, 2 आ गया। बराबर में 2m का स्क्वायर को करोगे तो 4m का स्क्वायर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 है जो इधर चला जाएगा तो रिजल्ट क्या बनेगा? इधर देखिए x की स्क्वायर प्लस ये 2 इधर चला गया तो 4m की स्क्वायर -2 हो जाएगा। अब इसका अपने को बताना माध्य, x की स्क्वायर + 1/x की स्क्वायर का माध्य बताना है। तो माध्य 2 संख्याओं का है तो 2 से भाग दे दो। 4m का स्क्वायर -2 का बट्टे में 2, ऊपर वाले में कॉमन कितना आ रहा है? 2, तो यहाँ बच गया 2m की स्क्वायर -1, 2 बट्टे में 2 का भाग दोगे तो 2 से 2 कट गया, रिजल्ट कितना बनेगा? 2m का स्क्वायर -1 अपना रिजल्ट आ जाएगा। कॉमन कैसे लिया मैंने? क्योंकि 4 2 यहाँ से 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा 2m की स्क्वायर माइनस का 2 बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचेगा, और ये अपना 2m की स्क्वायर -1 रिजल्ट आ गया।
ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। एक्स तथा 1/x का माध्य m है और इस बार अपने को x की क्यूब तथा 1/x की क्यूब का माध्य पूछा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इन दोनों का, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसका माध्य 2 से भाग देंगे तो बराबर में m, ये 2 इधर चला जाएगा तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ गया 2m। इस बार क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, तो फॉर्मूला अपने को याद करना पड़ेगा। a प्लस बी की क्यूब क्या होती है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट शुरू a प्लस b। क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी की क्यूब का, a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट शुरू, फिर a प्लस b, फिर ब्रैकेट बंद। इस क्वेश्चन को अपने को इस तरीके से करना है। अब देखिए यहाँ पे करेंगे, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो x की क्यूब 1/x की क्यूब प्लस 3 और यहाँ पे कितना 2m, तो x प्लस, देखो a प्लस बी का वैल्यू कितना 2m, तो यहाँ पे मैंने 2m लिख दिया। मतलब ये लास्ट में ये आ रहा ना a प्लस बी, तो मतलब a का वैल्यू x प्लस b का वैल्यू 1/x, तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना 2m, तो यहाँ पे 2m लिख दिया। बराबर में इसका भी तो क्यूब करेंगे ना 2m का, तो 8m की क्यूब आ गया। अब देखिए x की क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसको यहीं छोड़ दो और 3 दूआ 6m, ये 6m इधर जाएगा तो माइनस का 6m हो गया, 8m की क्यूब। अब x की क्यूब प्लस 1/x क्यूब का औसत कितना बनेगा, औसत निकालना है तो 2 का भाग दे दिया। अब 2 का भाग देते ही तो 2 कॉमन आएगा, ऊपर से 2m कॉमन आएगा, 2m कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 4m की स्क्वायर माइनस का 3 बट्टे में 2 से 2 कट गया, m 4m की क्यूब माइनस 3 अपना क्या बनेगा आंसर बनेगा दोस्तों, ये अपना रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी कितनी संख्या, इस बार 3 संख्याओं माध्य कितना m, कितना माध्य m। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना 0, किसके बराबर 0 के बराबर। आपसे पूछा है a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर का माध्य पूछा है। क्या पूछा है, माध्य। आप खुद देखिए a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर में 3 का भाग देंगे तभी तो क्या निकलेगा, अपना माध्य निकलेगा। अब एक फॉर्मूला होता है, ये तो देखो पहले ए बी बी सी सी ए 0, ये मतलब एक पहचान मिल रही है अपने को कि एक फॉर्मूला होता है, कौन सा मैं यही लिख देता हूँ कि a प्लस बी प्लस, ये लिखा हुआ है देखो, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर प्लस 2, फिर ब्रैकेट शुरू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ए बी सी का माध्य कितना m दे रखा है, तो ए बी सी की स्क्वायर, ठीक है। देखो दोस्तों माध्य a प्लस बी प्लस सी का m दे रखा है, यहाँ पे ये रहा, ये यहाँ पे किया हुआ है a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर माध्य, इसमें 3 संख्याएं हैं तो 3 का भाग दिया, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 3m आ गया, तो 3m का स्क्वायर बराबर a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, ये लिख दिया प्लस। अब 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना 0 और 0 यहाँ पुट करोगे तो 2 को 0 से गुणा करवाओगे तो रिजल्ट कितना बनेगा 0 बनेगा। अब यहाँ पे 3m का स्क्वायर 9m का स्क्वायर या a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। लेकिन अपने को इसका माध्य चाहिए, क्या चाहिए, माध्य चाहिए, तो अपन इसमें कितना भाग देंगे 3 का भाग देंगे 9m की स्क्वायर में, तो 9m की स्क्वायर में 3 का भाग दोगे, ये देख लो a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर का माध्य निकालना है, 3 संख्या को 3 का भाग देंगे तो 3 से कट गया तो रिजल्ट कितना बना 3m की स्क्वायर अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी का माध्य कितना m, 3 संख्याओं का माध्य m है। अब a प्लस बी प्लस सी की संख्या को 3 संख्याओं का माध्य m है, ये इधर चला जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 3m, और इधर बोला गया a बट्टा b बराबर माइनस का 1/c, और ये इधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा बराबर में 0 बचेगा, ये प्लस इधर हो गया। अब a b c एलसीएम ले लिया तो इधर कितना बचेगा बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी बराबर 0, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए में वैल्यू कितना बन गया 0 बन गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे, हाँ जी दोस्तों, अब देखिए आगे, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर प्लस 2ab बी सी प्लस सी ए। अब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना 3m, यहाँ रखो, तो 3m की स्क्वायर बराबर ये ऐसे रखोगे तो 3m की स्क्वायर हो गया 9m की स्क्वायर और 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए।
2ab प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA का मान कितना 0, यहाँ 0 रखो तो 0 हो गया। अब 9m की स्क्वायर बराबर a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर हो गया। आपसे पूछा गया a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर का माध्य कितना बनेगा, तो 3 से भाग दे दो, रिजल्ट कितना बनेगा 3m की स्क्वायर अपना उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, x तथा y की औसत आयु कितनी 30 वर्ष। तीसरे बच्चे जेड के सम्मिलित करने के पश्चात उनकी औसत आयु 28 वर्ष। कुछ भी नहीं है, x प्लस वाई का औसत 30 है तो 2 से गुणा कर दोगे तो टोटल आयु कितनी आ गई 60 वर्ष। x प्लस वाई प्लस जेड का औसत आयु कितना है 28, 28 को 3 से गुणा कर दो कितना आ गया 84 वर्ष। आपसे जेड की आयु पूछी है, इस 84 में से 60 घटा दोगे तो बची हुई जो आयु होगी वो किसकी होगी, जेड की आएगी। कितना आएगा 24 वर्ष मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल, ABC का माध्य कितना है m, a की स्क्वायर b की स्क्वायर c की स्क्वायर का माध्य है m2। ठीक है, तो AB BC CA का माध्य कितना होगा, आपको देखिए a प्लस b प्लस c का माध्य m है तो 3 से गुणा करवाते 3m आ गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का माध्य m का 2 है तो 3 से गुणा करवाते 3m2 आ गया। ये दोनों बात तो समझ में आ गई। आपने पूछा क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का माध्य पूछा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला बताऊँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर प्लस ब्रैकेट शुरू 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, याद करते हुए आए हैं। अब बताइए ए बी सी का मान कितना 3m, तो 3m पुट किया ये आ गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना 3m2, ये पुट किया ये आ गया, प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो आ गया 9m की स्क्वायर और ये बन गया 3m2 प्लस का ये बन गया, ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो गया। अब ये जो 2 बचा है ये इसके पैरों में आ जाएगा, तो बताओ कितना बनेगा, ये बन गया 9m1 की स्क्वायर माइनस 3m2 बट्टे में 2 बराबर में है ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप देखिए दोस्तों, औसत निकालना है तो कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं तो 3 का भाग दे देंगे, ये 3 का भाग दे दिया तो कॉमन कितना आया 9m, 3m में 3 आ गया कॉमन, अंदर कितना बचेगा 3m का 1 2 माइनस का m2 बट्टे में 2 गुणा 3, 3 से 3 कट गया, रिजल्ट कितना बचा 3m1 की 2 माइनस m2 बट्टे में 2 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अपनों ने व्यक्तिगत श्रेणी पूरी कंप्लीट कर ली है। अब अपन डिस्कस करेंगे खंडित श्रेणी, जिसको अपन क्या बोलते हैं असतत श्रेणी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। खंडित श्रेणी, असतत श्रेणी या डिस्क्रीट सीरीज एक ही बात है। अब इसमें कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। यह श्रेणी वर्गों में विभाजित नहीं होती, मतलब इसे क्लास इंटरवल नहीं बनते, सीधी सीधी फ्रीक्वेंसी वगैरह आती है इसमें। यह श्रेणी वर्गों में विभाजित नहीं होती, तो वर्गों में विभाजित कौन सी श्रेणी होती है, वो होती है सतत श्रेणी। ठीक है दोस्तों, इसका मान निश्चित होता है, एकदम फिक्स मान होता है, जहाँ पे लिखना वहीं लिखते हैं अपन। जिसकी बारंबारता समान या असमान हो सकती है, जिसकी बारंबारता समान या असमान हो सकती है, मतलब ऊंची नीचे हो सकती है, समान भी हो सकती है बारंबारता और असमान भी हो सकती है। अब क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में, खंडित श्रेणी में बारंबारता होती है समान, असमान, समान तथा असमान दोनों। तो आपको उत्तर क्या करना पड़ेगा, समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती हैं। क्वेश्चन वही, आपको खंडित श्रेणी में सीधा सीधा सूत्र लगाना है, समांतर माध्य निकालना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन। ठीक है, एफ हो गया फ्रीक्वेंसी, नंबर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एन हो गया टोटल नंबर। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फटाफट देखिए। एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों के आंकड़े निम्न प्रकार दे रखे हैं। मार्क्स कितने दे रखे हैं 10, 20, 30, 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट है, देखो फ्रीक्वेंसी आ गई 3, 10 नंबर वाले कितने हैं 3, 20 नंबर वाले कितने हैं 4, 30 नंबर वाले कितने हैं 2, 40 नंबर वाले कितने हैं 1। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे, टोटल नंबर निकालोगे ना अपन, अपने क्या करना है एफ एक्स करना है। तो 10 मार्क्स वाले 3 के हिसाब से कितने हो गए 30, 20 मार्क्स वाले 4 स्टूडेंट कितने हो गए 80, 30 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट हो गए 60, 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट 1 हो गया 40। टोटल जोड़ोगे तो कितना बनेगा 210। इसका मतलब पूरा आंकड़ा 210 नंबर का है और कितने स्टूडेंट्स हैं 10। तो 210 में नंबर को भाग दोगे तो समांतर माध्य कितना आ जाएगा 21 आएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है खंडित श्रेणी में फॉर्मूला याद रखना है एफ एक्स अपॉन बटे में एन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निम्न श्रेणी का समांतर माध्य 21 है, एक्स का मान ज्ञात करना है।
अब मार्क्स कितने दे रखे हैं? 10, 20, 30 और 40। स्टूडेंट कितने? 3, 4, x और 1। 10 को 3 से गुणा किया 30, 20 को 4 से गुणा किया 80, 30 को 1 से गुणा किया 30x, 40 को 1 से गुणा किया 40। ठीक है दोस्तों। अब और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 8 + x। इन सभी को जोड़ोगे तो 150 + 30x। तो वही बात है कि समांतर माध्य दे रखा है कितना अपने को? 21 क्वेश्चन में दे रखा है। तो 21 बराबर सिग्मा fx का मान कितना है? 150 + 30 बटा, देखो आपको अच्छे से समझाता हूँ, 1 सेकंड रुकिए दोस्तों। हाँ, x का मान दे रखा है समांतर माध्य 21। अब सिग्मा fx इसका योग कितना है? 150 + 30x। तो 150 + 30x बटे में नंबर कितने हैं? 8 + x। तो 8 + x। अब इसका गुणा तिरछा होगा इसके साथ और इसका गुणा तिरछा होगा इसके साथ। तो 8 को 21 से करो, 21 8 168 प्लस 21 को 1 से करो 21x, ये तो हो गया 16 बराबर 150 + 30x। और अब देखिए x वाले एक साइड कर लो, संख्या वाले एक साइड कर लो। अब 168 ये 150 इधर आएगा तो 18 बचेगा, ये 21x उधर जाएगा तो 9x बचेगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2 मेरा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरीके से करना है। अगला सवाल देखिए। ये दोनों आ गई। मैंने आपको 2 श्रेणी बता दी समांतर माध्य में। सबसे पहली श्रेणी कौन सी बताई थी? व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरी बता दी मैंने आपको खंडित श्रेणी। और तीसरी डिस्कस करेंगे अपन सतत श्रेणी। तीनों देखते हैं। सतत श्रेणी में कुछ परिभाषा है, वो परिभाषा क्या है, कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। यह श्रेणी वर्गों में विभाजित होती है, मतलब इसमें क्लास इंटरवल बनते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये इसके क्लास इंटरवल बनते हैं। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। सतत श्रेणी में चरों का मान निश्चित नहीं होता, इसमें चरों का जो x का मान है वो निश्चित नहीं होता। ठीक है दोस्तों, वो भी मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको किस तरीके से नहीं होता। हाँ, इसके 2 भाग होते हैं, एक तो होती है अपवर्जी श्रेणी और एक होती है समावेशी श्रेणी। एक अपवर्जी श्रेणी होती है और दूसरी क्या होती है? समावेशी श्रेणी होती है। अपवर्जी श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव श्रेणी। और समावेशी श्रेणी को क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव श्रेणी। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल इसी पे डिपेंड होता है। अगर ये समावेशी श्रेणी है तो इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? अपवर्जी श्रेणी में, एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसको आपको खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा कि भी 2 श्रेणी होती है, एक तो होती है अपवर्जी श्रेणी और दूसरी होती है समावर्ती श्रेणी। अपवर्जी श्रेणी को बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज और समावेशी श्रेणी को बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। अब कुछ विशेष पॉइंट देखिए। अपवर्जी श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें किसी वर्ग की ऊपरी सीमा को छोड़ दिया जाता है। अभी देखो, ऊपरी सीमा, निचली सीमा, अंतराल, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। एक बार इतना ध्यान रखना कि अपवर्जी श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें किसी वर्ग की ऊपरी सीमा को छोड़ दिया जाता है। जैसे 0 से 10, 10 से 20 ऐसे दे रखा है। ये तो आगे निचली सीमा, मतलब लोअर लिमिट, और ये आगे अपर लिमिट। अब जैसे क्वेश्चन में बोल दिया कि मान लो यह आंकड़ा 10 का, ये 10 इसमें इंक्लूड करूं या इसमें इंक्लूड करूं, तो ध्यान से सुनना। अपवर्जी श्रेणी के अंदर इस ऊपर वाले को छोड़ दिया जाता है, अपर लिमिट को छोड़ दिया जाता है। इस 10 को ऊपर वाले में काउंट नहीं करेंगे, किस में काउंट करेंगे? नीचे वाले में काउंट करेंगे। अभी डिटेल से बताऊंगा, एक बार इतना समझो। अब देखिए, अपवर्जी श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें पहले वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। जैसे बोला ना 0 से 10, 10 से 20, तो ये ऊपरी सीमा इस निचली सीमा की क्या बराबर होती है? ठीक है दोस्तों, क्या होती है? बराबर होती है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। आपको पता है ये लोअर सीरीज है और ये है अपर लिमिट। ये अपर लिमिट, जैसे मान लो 10 वाला अंक है, मतलब 10 लिखना है, तो 10 इस श्रेणी में लिखूं या इस श्रेणी में लिखूं, तो आप देखना 10 वाला अंक यहाँ नहीं लिखा जाएगा। कहाँ नहीं लिखा जाएगा? 10 यहाँ नहीं लिखा जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि 5, 6, 8, 10, 15, ये 5, 6, 8 तो इस श्रेणी में आ जाएंगे, पहले वाले में 5, 6, 8। लेकिन 15 है वो दूसरी श्रेणी में आ जाएगा। जो 10 है ना बॉर्डर पे, ये 10 आएगा ऊपर वाले में, ना कि नीचे, मतलब ऊपर वाले में नहीं आएगा। कहाँ आएगा? नीचे वाले में आएगा। तो विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि जो 10 है वो यहाँ लिखा जाएगा, 10 वाला अंक नीचे वाले में लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक एग्जांपल देखते हैं, इसकी सहायता से सवाल करते हैं अपन। देखिए, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी? 30 विद्यार्थी। अंक दिए गए हैं
5-5 के वर्ग अंतराल बनाए गए, मतलब हर 5 का वर्ग अंतराल बनाया गया, मतलब 5, 10, 15, 20, 25 इसी हिसाब से बनाए गए हैं। अपवर्ज्य श्रेणी का निर्माण करो। कौन सी श्रेणी का, फिर से बता दूं, पेपर में एक्सक्लूसिव सीरीज पूछी जाती है। कौन सी सीरीज पूछी जाती है? एक्सक्लूसिव, इसको बोलते हैं अपन अपवर्ज्य श्रेणी बोलते हैं। कौन सी श्रेणी बोलते हैं? अपवर्ज्य श्रेणी बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे, जैसे 30 आंकड़े दे दिए, किसी के 2 नंबर, किसी के 3, 5, 1, 10, 9, 4, 11, 17, मतलब इस तरीके से आंकड़े दे दिए। अब आपको सेट करना है भी कौन सी श्रेणी में कौन सा आएगा। 0 से 5 की श्रेणी में कितने आंकड़े आएंगे? 0 से 5 की श्रेणी, मतलब ध्यान रखना 5 वाला नहीं लेना, 5 से छोटे वाले सारे लेने हैं। तो 1, 2 आएगा इसमें 0 से 5 के अंदर, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 0 से 5 में 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, लेकिन ये 5 ये यहाँ नहीं आएगा। ये 5 कहाँ जाएगा बच्चों? इस श्रेणी में जाएगा, ठीक है। अच्छा, और 4, फिर 4, फिर 1, फिर 2, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये आ गए अपने चिन्ह, मिलान चिन्ह कितने हो गए? 7। इसका मतलब बारंबारता कितनी होगी? 7। ध्यान से सुनना, 7 आंकड़े इस पहले में आएंगे, तो ऐसे लिखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से अपने को डिटेल से डिस्कस करना है। ऐसे मत कर देना, ऐसे ये गलत माना जाता है, ये सही माना जाता है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से अपने को सीखना है। अब 5 से 10 में कौन से आंकड़े आएंगे? 5 से 10 में आंकड़े आएंगे, मैं आपको बता दूँ। ये तो 5 खुद आएगा, ये 10 नहीं आएगा। ये 10 कहाँ चला जाएगा? ये 10 चला जाएगा अपना इसमें। तो कौन कौन से आएंगे देखते हैं। एक तो 5, 9, 2 और 3, 4, 5, 6 और कौन सा रह गया? एक और देखना पड़ेगा 5 से 10 के अंदर। 5, 5, 9, 9, 9, 9, एक और रह गया, इसमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा है 5 से 10 के अंदर। 10 वाला तो ये यहाँ चला जाएगा, इसमें 2, 3, 1 तो ये रहा, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गए ना, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, इसके बारंबारता 6 आ गए। इस तरीके से आपको टेली बार में सेट करना है दोस्तों, मिलान चिन्ह के अंदर। ये कौन सी श्रेणी है अपने? ये अपवर्ज्य श्रेणी है। देखिए चिन्ह मैं आपको पहले बता दिया कि चिन्ह आपको ये वाला लेना है, ना कि ये वाला लेना है, सही ज़्यादा ये माना जाता है। अब आ जाओ समावेशी श्रेणी। समावेशी श्रेणी कौन सी होती है दोस्तों? वो देखते हैं कि भी समावेशी श्रेणी में जिसमें पहले वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती है। मतलब जैसे बोलते हैं 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, मतलब ये जो श्रेणी है वो इसके बराबर है नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो चलो ठीक है। समावेशी श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें किसी वर्ग की ऊपरी सीमा को उसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। मतलब जैसे जैसे है वैसे वैसे शामिल करना है। ऐसे ध्यान नहीं रखना कि 10 किस में आएगा, 9 किस में आएगा। जहाँ लिखा हुआ वो वहीं आ जाएगा। जैसे 0 से 9 है तो 9 कहाँ लिखा जाएगा? 9 इसी में लिखा जाएगा। 10 से 20, 19 है तो 10 कहाँ लिखा जाएगा? 10 इसमें लिखा जाएगा। वो कोई दिक्कत नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। एक्सक्लूसिव सीरीज पेपर में पूछी जाती है। एग्जाम्पल आ गया 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 29। तो ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बताया था कि समावेशी श्रेणी को ना अपने को अपवर्ज्य श्रेणी में बदलना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि भी समावेशी श्रेणी है तो अपने को उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलना पड़ेगा। अब 0 से 9 आ गया, 10 से 19 आ गया, 20 से 29 आ गया, 30 से 39 आ गया। तो सांख्यिकीय मापों की गणना करने से पूर्व समावेशी श्रेणी को अपवर्ज्य श्रेणी में परिवर्तित किया जाता है। ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि भी समावेशी श्रेणी को अपवर्ज्य श्रेणी में बदलना पड़ता है। तो कैसे बदलेंगे? जो 0 से 9 है और 10 से 19 है और 20 से 29 है, 30 से 39, कैसे बदलोगे आप? आपको क्या करना है, ये जो 9 है, ये जो 10 है, इसके बीच का अंतराल कितना है? इसके बीच का अंतराल कितना है? 1। और 1 में 2 का भाग दे दो, 1 में 2 का भाग दे दो, रिजल्ट कितना बना? 0.5।
इस 0.5 को इधर से तो घटा दो और इधर जोड़ दो। तो 0.5 को इधर से घटाओगे तो माइनस का 0.5 और इधर जोड़ दोगे तो 9.5, ये अपना रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, समावेशी श्रेणी, जैसे मैंने बोला ना आपको, ये अंतराल कितना है, 1 का। इस 1 में 2 का भाग दोगे तो 0.5, इधर तो घटा दो तो माइनस का 0, देखो इधर 0 है ना, तो माइनस का 0.5 और इधर जोड़ दो। L1 में तो माइनस का घटा दो 0.5 और L2 में जोड़ दो 0.5, तो इधर माइनस का 0.5 और इधर आ गया 9.5। इधर माइनस का देखो 10 है तो इधर 9.5 आ गया, इधर 19.5 आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने को, हाँ दोस्तों देखो, समावेशी श्रेणी को अपवर्ती श्रेणी में अपन जैसे अंतराल कितना बना था, 1 बना था, 1 में 2 का भाग दिया कितना बनेगा, 0.5 बनेगा। इधर अपन लेस कर सकते हैं, तो 0 में से देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 9, इधर तो प्लस करना है, इधर माइनस करना है। तो 0 को अपन 0.5 लेस करें तो 0.5 बनेगा माइनस का, इधर 9.5 बनेगा। उसी तरीके से 10 है तो माइनस का 0.5 करोगे तो 9.5 बनेगा, और इधर प्लस का 0.5 करोगे तो ये 19.5 बनेगा। इस तरीके से ये अपन समावेशी श्रेणी को अपवर्ती श्रेणी में बदल सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे आया कि 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 एक सतत श्रेणी में है। 20 से 29 की निम्न सीमा, ऊपरी सीमा वर्ग अंतराल क्या होगा? नॉर्मल सी बात है, ये वाला निकालना है अपने को। तो आपको देखिए अंतराल कितना बन रहा है, 1 का। 1 में 2 का भाग दिया तो कितना बनेगा, 1 में 2 का भाग दिया कितना बनेगा, 0.5 बनेगा। तो एक साइड तो माइनस कर दो, L1 में तो माइनस कर दो। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट और L2 होता है अपर लिमिट। लोअर लिमिट होता है निचली सीमा और ये होती है ऊपरी सीमा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब एक बात आती है, सतत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना करने से पूर्व सर्वप्रथम श्रेणी का माध्य मान ज्ञात किया जाता है। श्रेणी का क्या मान किया जाता है, माध्य मान। मतलब सतत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना करने से पूर्व सर्वप्रथम श्रेणी का माध्य मान ज्ञात किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना अपन 0 से 9, मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अब समांतर माध्य है तो 0 से 10 का इसका जोड़ करोगे आप और 2 का भाग दोगे तो समांतर माध्य कितना आया, 5। तो 10 से 20, 30, 30 में 2 का भाग दो कितना बनेगा, 15। इस तरीके से अपने को करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न श्रेणी का समांतर माध्य क्या होगा? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 3, 2, 4 और 1। अब आपको सबसे पहले मिड वैल्यू निकालनी है। 0 से 10 इसका मिड वैल्यू कितना बनेगा, 5। 10 से 20 मिड वैल्यू 15, 20 से 30 मिड वैल्यू 25, 30 से 40 मिड वैल्यू 35। और अब एफ निकाल दो। एफ कैसे निकालेंगे, 3 को 5 से गुणा करो 15, 2 को 15 से किया 30, 4 को 25 से किया 100, 1 को 35 से किया 35। तो सिग्मा एफ का मान कितना आ गया, 180। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए, 10। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो सिग्मा एफ बट्टे में n, 180 एफ बट्टे में n का मान कितना, 10। टोटल कितना बन गया, 18 अपना आंसर बन गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे, सांख्यिकी मापों में से केवल समांतर माध्य एक ऐसा माप, सांख्यिकी मापों में से केवल समांतर माध्य एक ऐसा माप है जिसमें समावेशी श्रेणी व अपवर्ती श्रेणी दोनों से एक समान माप प्राप्त होता है। मतलब दोनों से एक समान माप प्राप्त होता है। आपको ये नोट बना के याद रखना पड़ेगा कि भी समावेशी श्रेणी हो या अपवर्ती श्रेणी हो, दोनों से एक समान माप प्राप्त, मतलब वैल्यू सेम आती है। चाहे समावेशी श्रेणी ले लो चाहे अपवर्ती श्रेणी ले लो, वैल्यू क्या बनेगी, सेम बनेगी। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने समांतर माध्य डिस्कस किया था। अभी अपन एक मीडियन का टॉपिक शुरू करते हैं जिसके अंदर डिस्कस करेंगे कंप्लीट मीडियन, और उसके बाद अपन करेंगे मोड के बारे में डिस्कस। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, माध्यिका। देखिए दोस्तों, माध्यिका के अंदर डिस्कस करेंगे अपन माध्यिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियन। क्या बोलते हैं बच्चों, मीडियन बोलते हैं माध्यिका को। हाँ जी दोस्तों, क्या बोलते हैं बच्चों, अपन मीडियन बोलते हैं। अब सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। माध्यिका के अंदर थ्योरी टाइप में पूछ लेते हैं पेपर के अंदर। हालांकि वैसे थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। स्टैटिक संगणन का पेपर होता है उसमें पूछ सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल पे लगभग क्वेश्चन थ्योरेटिकली पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि केंद्रीय परिवर्ती का स्थिति माप किसको बोलते हैं, तो माध्यिका को बोलते हैं। माध्यिका केंद्रीय परिवर्ती का कौन सा माप होती है, स्थिति माप। अब स्थिति माप क्या होता है, इसको अपन अरेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। इसको पोजिशन मीन, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं स्थितिमान। इसको अरेंज करना ही स्थिति माप कहलाता है। तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि माध्यिका क्या है, केंद्रीय परिवर्ती का एक स्थिति माप है।
माध्यिका किसी भी श्रेणी का मध्य मान होता है, बिल्कुल होता है। मतलब माध्यिका की कोई भी श्रेणी होती है उसका बीच का मान होता है, मतलब 50% होता ही है। तो बीच का मान होता है जिसके आद्य मान माध्यिका से छोटे व आद्य मान माध्यिका से बड़े होते हैं। मतलब ये श्रेणी है, ये बीच का मान है वो माध्यिका होगा, इससे छोटे मान और इससे बड़े मान होते हैं इस तरीके से। तो बोल सकते हैं कि भी माध्यिका किसी भी श्रेणी का कौन सा मान होती है, मध्य मान होती है। माध्यिका से आधे छोटे मान होते हैं और आधे बड़े मान होते हैं। माध्यिका का उपयोग गुणात्मक तथ्यों की जानकारी हेतु किया जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पे बोली गई है कि माध्यिका का उपयोग गुणात्मक तथ्य हैं। कौन से तथ्य हैं? गुणात्मक तथ्य। पेपर में पूछा जाता है कि भी ईमानदारी, चतुर्यता, बुद्धिमत्ता, मूर्खता, चालुक्यता, ये सारी चीज़ें होती है, वो सारी किस में पूछी जाती है? अपने माध्यिका में पूछी जाती है। तो पूछ लेगा कि बुद्धिमत्ता का परीक्षण, ईमानदारी का परीक्षण, चातुर्यता का परीक्षण कौन से माध्यम से किया जाता है? तो माध्यिका से किया जाता है। इसका मतलब गुणात्मक तथ्यों का परीक्षण किया जाता है माध्यिका के माध्यम से। ठीक है बच्चों, माध्यिका अपने चरम मूल्य से अप्रभावित होती है, मतलब इसमें प्रभावित नहीं होती। मतलब वही बात है कि माध्यिका में बीच का मान लेना पड़ता है, तो उससे बड़ा छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम बीच की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। तो ये चरम मूल्य से अप्रभावित होती है, लेकिन ध्यान रखना मध्य है ना, वो चरम मूल्य से प्रभावित होता है। माध्यिका के आधार पर ज्ञात किया गया मध्य विचलन, माध्यिका के आधार पर ज्ञात किया गया मध्य विचलन सर्वश्रेष्ठ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि माध्यिका के, पूछेगा कि मध्य विचलन सर्वश्रेष्ठ कौन से में होता है केंद्रीय प्रवृत्ति माप में? तो आप क्या बोलोगे? माध्यिका के आधार पर ज्ञात किया गया मध्य विचलन सर्वश्रेष्ठ होता है क्योंकि यह मान अन्य माध्यमों की तुलना में न्यूनतम होता है। मतलब मध्य विचलन का मान इसमें न्यूनतम होता है, इसलिए बोला जाता है कि माध्यिका के आधार पर ज्ञात किया गया मध्य विचलन, माध्यिका के आधार पर मध्य विचलन सर्वश्रेष्ठ होता है क्योंकि इससे ज्ञात किया गया मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। दोस्तों अगला पॉइंट देखिए, माध्यिका के आधार पर संख्याओं का बीजीय विवेचन नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, बीजीय विवेचन तो सिर्फ और सिर्फ किस में कर सकते हैं? अपन माध्य में कर सकते हैं, इसमें बीजीय विवेचन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे मीडियन निकाल के ये नहीं बता सकते कि टोटल कितना है, मीडियन के आधार पर अपन बता नहीं सकते टोटल कितना है, क्योंकि इसमें कभी तो दे देगा 3, 5, 9, 11, 13, इसमें माध्यिका तो अपनी 9 है, ठीक है, लेकिन सीधा गुणा नहीं कर सकते 5 का। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि इसका अपन मध्य के विचलन नहीं निकाल सकते, इसके अंदर बीजीय विभाजन संभव नहीं है। माध्यिका को सतत श्रेणी में रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वेरी गुड। रेखा चित्र में माध्य को तो नहीं कर सकते, लेकिन माध्यिका को अपन रेखा चित्र में प्रदर्शित कर सकते हैं तथा इस रेखा चित्र को क्या बोलते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रेखा चित्र क्या क्या बोलेंगे अपन? संचय आवर्ती वक्र, तोरण वक्र, ओजाइक वक्र, गल्टन वक्र, ये इसके नाम है, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है। पेपर में हर बार पूछ सकते हैं, पूछा भी गया बहुत बार और आगे भी पूछ सकते हैं कि भी संचय आवर्ती वक्र, तोरण वक्र, ओजाइक वक्र, गल्टन वक्र, ये किसके नाम है? तो ये रेखा चित्र के नाम है और जो किस में यूज किए जाते हैं? माध्यिका के अंदर यूज किए जाते हैं। माध्यिका की गणना करने होते हैं, सबसे पहले अपने संचय आवर्ती निकालनी पड़ती है। देखो ये क्लास, इसको बोलते हैं CF, क्या बोलते हैं? संचय आवर्ती। संचय आवर्ती निकालनी जरूरी होती है इसके अंदर माध्यिका में। ठीक है बच्चों, अभी बताऊंगा संचय आवर्ती कैसे निकलती है थोड़ी देर में। इतना ध्यान रखो कि भी संचय आवर्ती माध्यिका की गणना करने हेतु ज्ञात की जाती है। वही बात है, इसमें भी अपन माध्यिका की गणना करने के लिए कुछ श्रेणियां पढ़ेंगे। सबसे पहली श्रेणी पढ़ते हैं अपन माध्यिका की गणना करने के लिए। सबसे पहली श्रेणी होती है व्यक्तिगत श्रेणी माध्यिका। कौन सी श्रेणी है? व्यक्तिगत श्रेणी माध्यिका। व्यक्तिगत श्रेणी माध्यिका में क्या डिस्कस करेंगे? अब देखिए व्यक्तिगत में क्या होता है कि सबसे पहले ना अपने को जैसे संख्या दे दी 3, 4, 9, 11, 1, 2, तो इसको सबसे पहले या तो बढ़ते क्रम में लिखो या फिर घटते क्रम में लिखो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। अब असेंडिंग ऑर्डर तो बढ़ता क्रम हो गया और डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया घटता क्रम, इसमें लिखो। तो अपने को क्या करना, सबसे पहले अपने को करना सर्वप्रथम संख्या को या तो आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, क्रम में दर्शाया जाएगा। अब माध्यिका कैसे निकलेगी? सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में फॉर्मूला याद रखना है बच्चों अपने को, m बराबर n+1/2, m बराबर n+1/2 आपका माध्यिका आ जाएगा। जैसे निम्न संख्याओं की माध्यिका निकालनी है 20, 22, 18, 25, 30, ये क्रम में नहीं है, पहले उसको क्रम में सेट करो। सबसे पहले क्या आएगा? 18, फिर 20, फिर 22 और फिर 25 और फिर 30। अब आपको पता होना चाहिए कि क्रम में मैंने सेट कर लिया, तो सबसे बीच वाला मान क्या है? 22 मेरी माध्यिका आ जाएगी। लेकिन ये तो चलो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन और हो तो कैसे निकालेंगे? अपन इसको फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। टोटल n का वैल्यू कितना है? 5, और माध्यिका निकालनी है व्यक्तिगत श्रेणी में, तो n+1/2। n का मान कितना है? 5 + 1/2, 6 आ गया। अब देखिए 6 आ गया,
सॉरी 2 का भाग दोगे तो कितना बनेगा 3। तो 3 पे कौन सी संख्या आती है, 3 पे ये रही अपने 22 मेरी क्या बन गई, माध्यिका बन गई। समझ में आ गई दोस्तों, ये मेरी 22 क्या बन गई, माध्यिका बन गई। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन, निम्न संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करो। तो 20, 22, 18, 23, 24, 27 इसको क्रम में सेट कर लो। जैसे मैंने क्रम में सेट कर लिया, सबसे पहले 18, फिर 20, फिर 22, फिर 23, फिर 24 और फिर 27। आपको फॉर्मूला लगाना है। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 संख्या है तो आपको पता है कि 20 का मान निकालना है। तो बीच में तो ये 2 बनेंगे, ये वाले 22 और 23 क्या बनेंगे, 22 और 23। आप खुद देख लो, 22 और 23 बनेंगे। तो 22 और 23 दोनों को जोड़ दो और बीच का क्या बनेगा, 22.5 मेरा क्या बन जाएगा, माध्यिका बन जाएगी। फॉर्मूले पुट करो, फॉर्मूले में कर लो, n+1/2। n का मान कितना, 6 प्लस 1/2 कितना बनेगा, 3.5। मतलब 1 2 3, ये छोड़ दो, ये बीच वाला आएगा। तो बीच वाला कब निकलेगा, जब 22 और 23 को जोड़ोगे और बट्टे में 2 का भाग दोगे तो बीच का कितना बनेगा, 22.5 बनेगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आधे मान तो माध्यिका से छोटे होते हैं और आधे मान माध्यिका से बड़े होते हैं, नॉर्मल सी बातें हैं। अगला क्वेश्चन, 10 संख्याओं की माध्यिका कितनी है, 15। श्रेणी में 2 नई संख्या 5 और 20 सम्मिलित कर दी। आप एक बात बताओ कि ये मेरी 15 माध्यिका हैं, तो आधे इधर मान आ गए, आधे मान इधर आ गए, मतलब छोटे मान इधर आ गए, बड़े मान इधर आ गए, और बीच की माध्यिका मेरी कितनी है, 15। इसने बोला कि 2 संख्या और जोड़ दी, 2 संख्या और जोड़ दी, एक जोड़ दी 5, तो 5 किस साइड आएगा, इस साइड, और एक संख्या जोड़ दी 20, और 20 किस साइड आएगा, इस साइड। इसका मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, एक संख्या इधर बढ़ गई और एक संख्या इधर बढ़ गई, रहना तो 15 ये बीच में, रहना कितना है, 15। तो माध्यिका पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ये मेरी 15 माध्यिका बन जाएगी। तो यहाँ पे लिखा गया माध्यिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, क्योंकि एक संख्या माध्यिका से छोटी और दूसरी संख्या माध्यिका से बड़ी है। आप आराम से समझ सकते हो, कोई बड़े इश्यू नहीं है इसमें। अगला सवाल देखिए, 10 संख्याओं की माध्यिका 30 है। 10 संख्याओं की माध्यिका कितनी है, 30 है। श्रेणी में 4 नई संख्या और सम्मिलित कर ली जाए। श्रेणी में 4 संख्या और, अब नॉर्मल सी बात है, 30 है, 4 संख्या और जोड़ दी, तो 4 संख्या और जोड़ दी, चाहे कहीं जोड़ लो, फर्क बात तो उतनी रहेगी। तो माध्यिका का नया मान क्या होगा, तो 2 इधर हो गई और 2 इधर हो गई। जैसे 5 और 15 इधर हो गए, 38 और 45 इधर हो गए। 4 संख्या हैं, 5 15 38 45। तो बताओ बीच में तो 30 ही रहना औसत, तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कवर कर सकते हो। 2 संख्या, एक तो 5 एक 15, एक 38 और एक 45, 2 इधर जुड़ गई 2 इधर जुड़ गई, तो बीच में कितना रहेगा, 30 रहेगा। आप आराम से कर सकते हो। निम्न अंकों की माध्यिका कितनी है, 20। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएँ हैं। तो इन दोनों के बीच की बट्टे में 2 का भाग दोगे, मतलब x+16, x+22 में 2 का भाग दोगे, तो बीच का औसत कितना बन गया, 20 बन गया। आप कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ x और x कितना हो गया, 2x, 16 और 22 कितना हो गया, 38, और ये इधर 30 गुना हो गया, कितना हो जाएगा, 40। अब यहाँ से वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, ये 38 इधर चला जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, डायरेक्ट निकाल सकते हो। 2x बराबर 2, 2 से 2 कट गया, x का वैल्यू कितना बन गया, 1 बन गया। तो बताइए आपको पूछा क्या गया, थर्ड संख्या, तो थर्ड संख्या x का मान 1 आ गया, तो ये x+1 करोगे तो ये तो 11 बन गई, और वो कितनी बन जाएगी, 1 सेकंड दोस्तों, हाँ भाई अगला सवाल देखो। एक कक्षा में, 1 सेकंड को दोस्तों, एक कक्षा में 13 विद्यार्थियों में से 4 विद्यार्थी फेल हो गए, ठीक है 4 फेल हो गए, कोई बात नहीं, शेष फेल हो ही जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो नहीं पढ़ेगा वो फेल ही होगा, और जो तैयारी करेगा वो सक्सेस होगा, नॉर्मल सी बात है। फेल होता है, चाहे पॉइंट 1 से हो, चाहे पॉइंट 10 से हो, चाहे 1 नंबर से, फेल माना जाता है। लेकिन इसको फेल होता है तो इसका ये मतलब नहीं है उसको जान से मार दो, वो शामिल रहता है अपनी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। उसी प्रकार से 13 विद्यार्थियों में से 4 विद्यार्थी फेल हो गए, तो उसको शामिल रखना है बेचारे को, उसको ऐसे थोड़ी ना वो ख़त्म ही हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करते कभी भी। 4 विद्यार्थी फेल हो गए, शेष विद्यार्थियों के अंक, 4 फेल हो गए, 9 रह गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके हिसाब से तो यही आना चाहिए, 4 ये छोड़ दो, एक प्रकार से 4 ये छोड़ दो, मतलब बीच वाले आना चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। 4 हैं तो उसको शामिल तो करना ही पड़ेगा। अब दूसरी बात, श्रेणी को क्रम से सेट करो पहले तो 20 22 28 मतलब ऐसे सेट होगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि भी 4 फेल हो गए तो शुरू में 4 तो आएंगे 2 3 4 ये आ गए। उसके बाद में नंबर आता है किसका, 20 का, उसके बाद 22 का आता है, फिर 28 का आता है। आपको पता 13 हैं, 13 में से
n+1/2 करोगे तो कितना बनेगा, 7 बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, मीडियन कितना बनेगा, 28। क्या बनेगा, मीडियन 28 मेरा मीडियन बन जाएगा। सबसे खूबसूरत सवाल था। लोग क्या करते हैं कि बीच में मतलब क्रम सेट करके बचे हुए 9 का और बीच वाला निकाल देते हैं, सरासर अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये भी शामिल करने पड़ेंगे, इन विचारों को बाहर नहीं निकाल सकते अपन। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, एक कक्षा के 13 विद्यार्थियों में से 4 विद्यार्थी फेल हो गए। एक कक्षा के 13 विद्यार्थियों में से 4 विद्यार्थी फेल हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, 13 विद्यार्थी 4 फेल हो गए। पहले तो इनको क्रम सेट करो। 4 फेल हो गए, क्रम सेट करेंगे ना तो 14 बनेगा, फिर 16 बनेगा, फिर 18 बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो आपको पता है कि 7 नंबर बनेंगे, 4 इधर कट गए, 1 5 6 और 7 में क्या बनेगा, 18 मेरा क्या बन जाएगा, माध्यिका। 18 मेरी क्या बन गई, माध्यिका। और ये मेरा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आगे अपन पढ़ेंगे खंडित श्रेणी में माध्यिका। हालांकि वैसे भी अपनों ने समांतर माध्यम में 3 श्रेणी पढ़ी थी, खंडित, सतत और व्यक्तिगत श्रेणी। इसी प्रकार इसी में भी अपन व्यक्तिगत श्रेणी पढ़ी ली अपनों ने। अब अपन क्या डिस्कस करेंगे, खंडित श्रेणी के बारे में। इस श्रेणी में माध्यिका की गणना करने हेतु सर्वप्रथम बारंबारता निकालनी पड़ती है, संचय बारंबारता निकालनी पड़ती है। क्या, CF, कॉम्युलेटिव, इसको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। CF निकालना पड़ता है अपने को, इसको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचय बारंबारता। ठीक है दोस्तों। अब कैसे, और इसके अंदर ध्यान रखना, सबसे पहले CF निकालने के लिए अपनी माध्यिका कैसे निकालेंगे, m = n+1/2। अभी डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको CF भी निकालना पड़ेगा और माध्यिका भी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, मार्क्स दे दिए 10 20 30 40 50 60 और 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए 3 4 2 5 1 6 और 2। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर CF बनाओ, फटाफट CF बनाओ। CF कैसे बनेगी, इस 3 को 3 का लिखो, 3 को सीधा 3 लिखो। इस नंबर ऑफ स्टूडेंट में से 3 को सीधा 3 लिखो, फिर 3 में इस 4 को ऐड कर दो, कितना बनेगा 7, फिर 7 में इस 2 को ऐड कर दो, फिर कितना बनेगा 9, फिर 9 में इस 5 को ऐड कर दो, कितना बनेगा 14, फिर 14 में 1 ऐड करोगे 15, 15 में 6 ऐड करोगे 21, 21 में 2 ऐड करोगे 23। तो लास्ट में CF का मान कितना बना, 23 बना। और अब अपने को माध्यिका कैसे निकालेंगे, m बराबर कैसे निकलेगा, n+1/2। n का मान कितना, 23 प्लस 1/2, तो कितना बनेगा 12। क्या बनेगा, 12। अब 12 कहाँ पे आता है, इस CF में देखो 12 कहाँ पे आता है, 12 आता है 9 और 14 के बीच में, 9 और 14 के बीच में आता है। तो ध्यान से सुनना, तो 12 है जो 9 और 14 के बीच में आता है, तो इसमें से कौन सा लेंगे अपन, 9 से बड़ा है ना, 9 से बड़ा है। तो ध्यान रखना, इस पे जाएंगे अपन, किस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे और इस पे जाएंगे। तो बताओ माध्यिका कितनी बनेगी, 40 अपनी माध्यिका बन जाएगी। ये मेरा क्या कहलाएगा बच्चों, आंसर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, 40 मेरी माध्यिका बन जाएगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। ठीक, इसमें निम्न श्रेणी माध्यिका हो गई, ये है अपने। ठीक है, ये है सतत श्रेणी। कौन सी श्रेणी है ये, सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में देखिए बच्चों कैसे होगा, एक सेकंड रुकना दोस्तों, शायद पेज आगे पीछे हुआ होगा, नहीं सही है, मैं देख लेता हूँ दोस्तों एक बार रुकना। नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ये यहाँ से शुरू है पेज, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं। सतत श्रेणी शुरू होती है अपनी, कौन सी श्रेणी शुरू होती है, सतत श्रेणी शुरू होती है। आप देखिए दोस्तों, सतत श्रेणी में माध्यिका की गणना कैसे करेंगे। सतत श्रेणी पहली बात तो ये होती है कि इसमें क्लास इंटरवल आता है। क्या आता है, क्लास इंटरवल आता है। हालांकि एक क्वेश्चन और था इसके अंदर, वो भी आप देख सकते हो इसके अंदर कि भी माध्यिका कैसे निकालते हैं खंडित श्रेणी के अंदर। x का मान 2 4 5 1 3 6 7, f का मान 5 6 3 2 4 7 1। अब आप देखिए x का मान कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 मैंने सेट कर लिया, फ्रिक्वेंसी सेट कर ली मतलब एक प्रकार से। अब इसको सेट करने के बाद में आपको देखिए कि भी इसमें 1 2 3 4 5 6 7। अब f कैसे निकालोगे,
आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे बड़ा लिखो पहले। तो सबसे बड़ा लिखोगे आप इसमें, एक सेकंड रुकना। हाँ जी दोस्तों, देखो दोस्तों इसके अंदर पेज है ना, एक पेज आगे पीछे हुआ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले मैं ये क्वेश्चन करवा दूँ, फिर एक क्वेश्चन और है इसका, फिर अपन सतत श्रेणी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या बोला गया, एक्स का मान कितना 2 4 5 1 3 6 7, एफ का मान दे रखा 5 6 3 2 4 7 1। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या किया गया इसके अंदर, सबसे पहले इसको या तो अपन आरोही क्रम में बदलो या फिर अवरोही क्रम में बदलो। तो आरोही क्रम में बदलेंगे, एक्स का मान सबसे पहले क्या 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, फिर 5 और फिर 6 और फिर 7। एक्स का मान 1 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी 2, एक्स का मान 2 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी 5, एक्स का मान 3 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी 4, एक्स का मान 4 है तो फ्रीक्वेंसी 6 बनेगी, 5 है तो 3 बनेगी और 6 है तो 7, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो उसके बाद में फिर क्या करेंगे अपन, सी एफ निकालेंगे। सी एफ निकालेंगे तो 2 का 2 लिखो, फिर इसको ऐड करो, फिर 7 आएगा, फिर 7 को 4 से करो 11 है, फिर 11 को 6 से 17, फिर 17 को 3 से 20, फिर 20 को 7 से 27, 27 को 1 किया 28। फिर एम का मान कैसे निकालोगे, एम का मान निकालोगे आप 28 प्लस 1 बट्टे में 2 बट्टे में 29 बट्टे 2 और 14.5। अब बताओ 14.5 कहाँ पे आएगा, 11 के बाद देखो 11 बड़ा है ना, हाँ 11 बड़ा है, 11 से बड़ा है 14.5, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 14.5, 11 से बड़ा, तो इसको मतलब किसको इंक्लूड करेंगे 17 को मानेंगे, और 17 से अपन क्या बना सकते हैं, माध्यिका कितनी बनेगी मेरी 4 बनेगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं। हाँ अब देखिए सतत श्रेणी के बारे में, किसके बारे में, सतत श्रेणी के बारे में। सतत श्रेणी के अंदर देखेंगे अपन सतत श्रेणी, वही बात है, सतत श्रेणी अपन ने व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, सतत श्रेणी अपने माध्यम में पढ़ी थी, वही माध्यिका में पढ़ रहे हैं। माध्यिका में सतत श्रेणी क्या होती है, एक अपवर्जी श्रेणी में या समावर्ती श्रेणी में क्लास इंटरवल वगैरह सब कुछ होता है इसके अंदर। तो इसमें डिस्कस करते हैं सतत श्रेणी में माध्यिका की गणना कैसे करेंगे। सर्वप्रथम श्रेणी की संचयी बारंबारता ज्ञात की जाएगी, सी एफ निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सी एफ, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद n/2 के माध्यम से उस श्रेणी का निर्धारण किया जाएगा, n/2 के माध्यम से उस श्रेणी का क्या किया जाएगा, निर्धारण किया जाएगा, और जिस श्रेणी में माध्यिका का मान है उस हिसाब से कराया जाएगा। सूत्र क्या है, सूत्र देखा गया m बराबर L1 प्लस I/F ब्रैकेट में m - c। इसका सूत्र होगा दोस्तों m, देखो सूत्र देख लो, आपको बता दूं, m बराबर L1 प्लस ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट नहीं I/F ब्रैकेट शुरू m - c। देखिए दोस्तों इसमें जो सतत श्रेणी होती है माध्यिका की, इसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम श्रेणी की बारंबारता ज्ञात की जाएगी। सर्वप्रथम क्या की जाएगी, बारंबारता ज्ञात की जाएगी, मतलब सी एफ निकालना पड़ेगा अपने को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। उसके बाद n/2 के माध्यम से उस श्रेणी का निर्धारण किया जाएगा, मतलब n/2 से उस श्रेणी का निर्धारण किया जाएगा, मतलब कौन सी श्रेणी अपने को सिलेक्ट करनी है। अभी क्वेश्चन में करेंगे तो अपने पूरे डिटेल से समझ में आ जाएगा। अब सूत्र क्या है अपना, m बराबर L1 प्लस I/F फिर ब्रैकेट m - c। इसके नाम देख लेते हैं। L1 का मतलब आपको मैंने पहले बताया लोअर लिमिट होती है, माध्यिका वर्ग की लोअर लिमिट, और I होता है माध्यिका वर्ग का अंतराल, F होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, CF बोलते हैं, और m बराबर होता है n/2 और c होता है माध्यिका वर्ग से छोटे वर्ग की CF। c का मतलब क्या होता है, माध्यिका वर्ग से छोटे वर्ग की CF लेंगे तो अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके 2 क्वेश्चन हैं, अभी थोड़े ऊपर हो गए थे वो मैं आपको बताऊँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए ये वाला देखो, आपको पता लग गया होगा कि जो वर्ग में विभाजित श्रेणी तो वो सतत श्रेणी कहलाती है। और ये कौन सी श्रेणी है, 0 से 10, 10 से, ये देखो 10 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये एक्सक्लूसिव श्रेणी है, अपवर्जित श्रेणी है। देखिए दोस्तों 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, 2, 4, 5, 1। सबसे पहले अपने को m का मान निकालना है। m का मान कैसे निकलेगा सतत श्रेणी में, m बराबर n/2। n कितना है 15, 15 बट्टे में 2 कितना आएगा 7.5। अब देखिए सी एफ के अंदर 7.5 से बड़ी संख्या कौन सी है, या फिर 7.5 है कि 7.5 से बड़ी संख्या कौन सी है, 9। तो 9 है, तो अपने को इस कॉलम को सिलेक्ट कर लो। ठीक है दोस्तों, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लो। अब आप खुद देखिए, ये तो आ गई लोअर लिमिट, अंतराल 10 का आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 आ गया, और सी एफ कितना आ गया 9 आ गया। मतलब अब अपन इसको डिस्कस करेंगे। ये एफ कितना आ गया 4। फॉर्मूला लगाइए, m बराबर L1 प्लस
आई अपॉन में एफ एम बराबर, देखो पेपर में फॉर्मूला भी पूछ लेते बहुत बार, एम बराबर L1 प्लस आई अपॉन में एफ ब्रैकेट शुरू एम माइनस सी। अब L1 कितना है इसमें 20, ठीक है, अंतराल कितना है 20 और 30 का 10, और एफ कितना है 4 आ गया। एम देखो एम जो दे रखा है ना, एम कितना निकाला था 7.5 निकाला था 7.5। सी देखना, ये सी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉलम सेलेक्ट किया इससे ऊपर वाली जो संख्या है उसको सी मानेंगे, तो 7.5 और ये ऊपर वाली संख्या 5। आप सॉल्व करोगे तो 20 और 7.5 में से 5 गया 2.5 को 10 से गुना करो 25 20 और 25/4 कितना आ गया 26.25। आप इसको डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। उसी प्रकार से दोस्तों आप इस सवाल को देख सकते हो और आराम से कर सकते हो। m बराबर, इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखना, m बराबर L1 प्लस आई अपॉन में एफ m माइनस सी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन आप कर लेना खुद ट्राई, होमवर्क आपका, और कमेंट बॉक्स में बता देना इसका आंसर क्या बनेगा। हालांकि मैंने क्वेश्चन दे भी रखा है इसका 33.33। आप देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न श्रेणी की माध्यिका दे रखी है। देखो माध्यिका दे दी 32.5, आपको x का मान बताना है। क्या बताना है? x का मान बताना है। आप खुद देखिए 32.5 दे दी अपने को, आपको x 32.5 और आपको x का मान बताना है कितना आएगा। मतलब निम्न श्रेणी की माध्यिका दे रखी है 32.5 और x का मान बताना कितना बनेगा। आप खुद देखिए 32.5 दे दी अपने को, तो ये कहाँ पे आएगा 32.5 इसके अंदर आएगा 30 और 40 के बीच में। तो अपने को ये कॉलम सेलेक्ट करना है। आप खुद बताइए कि भी लोअर लिमिट 30 बन गई, अपर लिमिट 40 बन गई और फ्रीक्वेंसी 4 बन गई और CF 12 प्लस x बन गई। अब m का मान निकालना अपने को। m का मान कैसे निकलेगा? n/2। तो n कितना है 20 प्लस x बटा 2 का भाग दोगे आप, m बराबर 20 प्लस x बट्टा में 2 का भाग दोगे तो ये तो 10 बन गया और ये बन गया प्लस का 0.5x। ठीक है, ध्यान रखना 10 प्लस 0.5x, ये मेरा x का मान आ गया। अब फॉर्मूले पुट करेंगे। माध्यिका कितनी दे रखी है? क्वेश्चन में भी दे रखा है 32.5 बराबर L1 का मान कितना 30, इंटरवल कितना 10, फ्रीक्वेंसी कितनी 4, m का मान कितना निकाला अपने 10 प्लस 0.5x। ठीक है, m ये आ गया। अब c देखना है, कि CF इससे बड़ा इससे छोटा कौन सा है, मतलब इससे ऊपर वाला कौन सा है। माइनस करेंगे तो मतलब ये होता है माइनस करेंगे तो 8 प्लस x को माइनस करते हैं ना, तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -8 - x, इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। अब आगे सॉल्व करोगे इसको पूरा तो डिटेल में अपने x का वैल्यू कितना आएगा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये करवा दिया था ना मैंने, हाँ ये आप देख लेना, हो चुका है ये अपना। अब आगे देखिए, हाँ जी दोस्तों, अब देखिए नोट देखिए, खुले सिरे वाली श्रेणी ओपन एंडेड सीरीज में केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ माप माध्यिका होती है। ठीक है दोस्तों, वाली श्रेणी में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति माप सर्वश्रेष्ठ माप माना जाएगा? इसमें माध्यिका का माप सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, खुले सिरे वाली श्रेणी ओपन एंडेड सीरीज जो होती है ना, जो अभी कर रहे हैं अपन, खुले सिरे वाली श्रेणी, उसमें केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा सर्वश्रेष्ठ मापा जाता है? माध्यिका का मापा जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि खुले सिरे वाली श्रेणी में केंद्रीय प्रवृत्ति का माप सर्वश्रेष्ठ कौन सा होता है? माध्यिका का होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन आप कर लेना बच्चों, मैंने आपको बता दिया माध्यिका 25 है और क्लास इंटरवल किस तरीके से निकालते हैं, फॉर्मूला लगा देना, m बराबर L1 प्लस आई अपॉन में f माइनस एस। आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल का अंतर होता है उसको बोलते हैं, m होता है जो अपन m निकालते हैं, c होता है जो ग्रुप अपने किया है उस CF के जो ऊपर वाला जो मान होता है वो होता है c। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लेना। अब आइए बच्चों बहुलक के बारे में, मोड बोलते हैं इसको, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से मेरे हिसाब से तो क्या पेपर में थ्योरी पूछते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, थ्योरी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। अब देखिए दोस्तों, भी बहुलक क्या होता है? बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की स्थिति माप है, ये भी स्थिति माप है और मीडियन भी स्थिति माप है। अरेंज करना, इसको भी अरेंज कर सकते हैं अपन। ठीक है, पहला ये स्थिति माप है। दूसरा, बहुलक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? फ्रांसीसी भाषा के ला मोडे से हुई है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि भी बहुलक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? फ्रांसीसी से हुई है और भाषा कौन सी है, शब्द कौन सा ये? ला मोडे से है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फैशन, रीति रिवाज। जैसे अपन शूज़ पहनते हैं तो शूज़ के अंदर देखना मोड लिखा होता है, तो ठीक है, तो नाप वगैरह होते हैं तो मोड के अंदर ही आते हैं। इसका याद रखना, बहुलक किसी भी श्रेणी का वह माप होता है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। मतलब बार बार आवृत्ति जो आती है क्वेश्चन में, मतलब एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो वो एक प्रकार का बहुलक कहलाता है। बहुलक का उपयोग सामान्यतः कपड़ों को औसत आकार, जूतों का आकार,
पूर्वानुमान होता है फोरकास्ट नहीं लगाना। ये पेपर में पूछे जाते हैं कि भाई सामान्यतः कपड़ों के औसत आकार के लिए कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति माप यूज किया जाता है, जूतों के आकार के लिए, पूर्वानुमान के लिए, किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये बहुलक के किया जाता है। मैंने ऊपर हेडिंग में स्पेशल लिख भी रखा है, पेपर में कई बार पूछा गया औसत आकार के लिए और वर्षा, गर्मी, वायु गति संबंधी पूर्वानुमान, मतलब फोरकास्टिंग होती है इन्वायरमेंट से संबंधित, तो वहाँ पे किसका यूज किया जाता है, मोड का यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आ गया, मौसम विभाग द्वारा केंद्रीय प्रवृत्ति कौन सा माप सर्वश्रेष्ठ है, तो आपको पता होना चाहिए बहुलक। ठीक है, बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का एक अनिश्चित माप है, इसका कोई निश्चित माप नहीं है। ठीक है, ये अनुमान लगा सकते हैं अपन, ये वो चीज़ होती है। बहुलक के आधार पर संख्याओं का बीजीय विभेदन संभव नहीं है, इसमें अपन एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस बात का। बहुलक अपने चरम मूल्य से न्यूनतम प्रभावित होता है, ये न्यूनतम प्रभावित, बहुत ही कम प्रभावित होता है चरम मूल्य से। ठीक है, क्योंकि इसमें आवृत्ति बार बार होती है, उसी को काउंट किया जाता है। बहुलक श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता, ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जो बार बार श्रेणी आ रही है उसी को सिलेक्ट करेंगे अपन। अब आगे देखिए, सतत श्रेणी में बहुलक को रेखा चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें सतत श्रेणी में बहुलक को रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है तथा इसके रेखा चित्र को आवर्ती बहुभुज वक्र हिस्टोग्राम कर्व कहा जाता है। आवर्ती बहुभुज वक्र हिस्टोग्राम कर्व कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अब आ जाओ बहुलक की गणना कैसे करते हैं। बहुलक की गणना कैसे करते हैं, हालांकि इसमें से क्वेश्चन थ्योरी के पूछते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके माध्य से और माध्यिका से, इस बात का भी ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन, व्यक्तिगत श्रेणी खंडित श्रेणी में बहुलक, मतलब व्यक्तिगत श्रेणी हो या खंडित श्रेणी, उसमें बहुलक कैसे निकालते हैं। जड ये सिंबल होता है बहुलक का, जिसकी आवर्ती बारंबारता फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक हो वही अपने क्या होता है व्यक्तिगत श्रेणी या खंडित श्रेणी में बहुलक माना जाता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि 20 विद्यार्थी हैं, 10 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 6, 14, 8, तो मतलब सबसे ज़्यादा आवर्ती कौन से नंबर की हुई है, तो वो ये अपना बहुलक माना जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आवर्ती हुई है 1, 8, 2, 8, 3, 8, 4, 8, 5, 8, 8 बहुत बार आया, तो इसका मतलब बहुलक अपना क्या कहलाएगा, 8 कहलाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों का अंक निम्न है 4, 6, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 6, 2, तो बहुलक मान क्या होगा। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 4 3 बार, 6 3 बार, 8 2 बार, इसका मतलब बहुलक अनुपस्थित है। अनुपस्थिति, किसी भी श्रेणी में एक से अधिक बहुलक ज्ञात कर ही नहीं सकते अपन, तो इसका मतलब बहुलक की अनुपस्थिति है, इस बात को भी ध्यान रखना। बहुलक की क्या है, अनुपस्थिति है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, मतलब बहुलक एक ही आना चाहिए, या तो देखो 3 3 आ रहा है, या तो 4 आना चाहिए, या 6 की जगह यहाँ 2 होता ना तो अपन 4 मान लेते हैं, या फिर यहाँ 2 होता तो अपन 6 को 3 आता 6 को अपन बहुलक मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आवृत्ति बराबर बराबर होगी ना, इसको डिसाइड नहीं कर सकते, इस खास तौर से बात को ध्यान रखना। कहीं आप बोल दो कि बहुलक 4 और 6 है, नहीं, एक डिसाइड होगा बहुलक, दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज अनिश्चित हो जाएगा ये। सतत श्रेणी में बहुलक, सतत श्रेणी में बहुलक मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, लेकिन पेपर में ये सवाल बहुत रेयर चांसेस में पूछे जाते हैं, हालांकि पूछे भी नहीं जाते, इतने बड़े बड़े सवाल कॉम्पिटिटिव में ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। सर्वप्रथम उस श्रेणी का निर्धारण किया जाएगा जिस श्रेणी में बहुलक का मान सूत्र है जो भी है। अब मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0। देखो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, L मतलब लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में I, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब देखिए L1 का मतलब क्या था, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 का होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 होता है बहुलक वर्ग से छोटे वर्ग की बारंबारता, और F2 होता है बहुलक वर्ग से बड़े वर्ग की बारंबारता। मतलब यहाँ पे अपन लिखेंगे F1, तो इससे ऊपर जस्ट क्या आएगा F0, इससे बाद में क्या आएगा F2, इसके ऊपर वाला F0 माना जाएगा, इसके नीचे वाला F2 माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आईओ के क्लास इंटरवल का अंतराल क्वेश्चन आ गया ये वाला। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, 10 की, तो ये बहुलक बन गया, और इस श्रेणी से अपने को क्वेश्चन को करना है। 20 मेरा L1 बन गया, तो 20 मैंने L1 लिख दिया। अब ये तो F0 4, तो F0 4, अच्छा F1 10, ये मैंने F1 10 लिख दिया, बट्टे में 2F1, F1 कितना 10, ये लो। इस तरीके से फॉर्मूला पुट करोगे बच्चों, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 26 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो बहुलक का, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप घर पे करना। ठीक है बच्चों, और ये भी आपको होमवर्क करना है, आप आसानी से कर सकते हो। फॉर्मूला आपको मैंने बता ही दिया पूरा डिटेल से, आप याद कर लेना फॉर्मूला माध्यिका का और बहुलक का दोनों का। अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछ लिया जाता है कि भाई माध्यिका हाँ
माध्यिका नहीं, थोड़ा सा माध्य, माध्यिका व बहुलक में संबंध बताना है। क्या बताना है? संबंध बताना है। अब देखिए संबंध कैसे बताएंगे कि भी श्रेणी, इसको श्रेणी बांट लो पहले। दो श्रेणी बांट लो। एक तो बांट लो अपने सम्मित श्रेणी। कौन सी श्रेणी? सम्मित श्रेणी। और दूसरी बांट लो असम्मित श्रेणी। ठीक है। सम्मित श्रेणी होती है व्यवस्थित, मतलब व्यवस्थित होती है, और असम्मित होती है जो अव्यवस्थित होती है। सम्मित में क्या होता है कि एक तो ये घंटी के आकार की होती है। सम्मित क्या होती है? एक घंटी के आकार की होती है। दूसरा, इसमें विषमता का अभाव पाया जाता है, मतलब इसमें विषमता नहीं पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, ये श्रेणी किस आकार की होती है? इस प्रकार घंटी के आकार की होती है। इस तरीके से घंटी के आकार की होती है, ये वाला। तो इसमें अपने को क्या करना है? इसमें अपने को क्या करना है कि जब भी श्रेणी सम्मित हो और घंटी के आकार की हो तो इसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों बराबर हो जाएंगे। माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या हो जाएंगे? तीनों बराबर हो जाएंगे। इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जब श्रेणी असम्मित हो, असम्मित में दो भाग बांटने पड़ेंगे आपको। एक तो धनात्मक बांटना पड़ेगा और एक आपको ऋणात्मक बांटना पड़ेगा। अगर धनात्मक है तो सबसे बड़ा मान माध्य का होगा, फिर माध्यिका का होगा और फिर बहुलक का होगा। अगर ऋणात्मक है तो सबसे बड़ा मान बहुलक का, फिर माध्यिका का और फिर समांतर माध्य का। अगर धनात्मक है तो दाईं ओर झुकी रहती है। ध्यान से सुनना दोस्तों, इसमें ये क्या बोला गया? दाईं ओर झुकी रहती है, दाईं ओर झुकी रहती है, और ये बाईं ओर झुकी रहती है असम्मित श्रेणी में। आपसे पूछेगा कि भी जो असम्मित श्रेणी है धनात्मक मान निकालना अपने को। असम्मित श्रेणी है और धनात्मक मान निकालना। धनात्मक में इसमें क्या होता है कि दाईं ओर झुकी रहती है, और ऋणात्मक इसकी आकृति है जो कि वो बाईं ओर झुकी रहती है। आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि भी धनात्मक श्रेणी होती है तो उसमें समांतर माध्य सबसे बड़ा होता है, फिर माध्यिका और फिर बहुलक। और ऋणात्मक श्रेणी में क्या होता है कि सबसे छोटा होता है समांतर माध्य, उससे बड़ा माध्यिका और उससे बड़ा बहुलक। और ध्यान से सुनना, धनात्मक का मतलब दाईं ओर, ऋणात्मक का मतलब बाईं ओर। धनात्मक असम्मित श्रेणी में दाईं ओर झुकी रहती है इसकी आकृति, और इसकी आकृति क्या होती है? बाईं ओर झुकी रहती है। एक रिलेशन है बहुत ही प्यारा, आपको याद रखना है इस रिलेशन को कि जड बराबर क्या होता है? 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। इसके माध्यम से अपन कई सवाल हल करेंगे, इसको ध्यान रखना दोस्तों। जड बराबर 3m माइनस 2 समांतर माध्य, ये इक्वेशन है एक प्रकार से। इसके माध्यम से अपन सवाल करते हैं। निम्न माध्यों के आधार पर श्रेणी की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले आपको बोला गया कि समांतर माध्य 40 है, माध्यिका 20 है और बहुलक 10 है। सबसे बड़ा क्या है? समांतर माध्य। उसके बाद माध्यिका, फिर उसके बाद बहुलक। इसका मतलब ये सबसे बड़ा समांतर माध्य होता है, तो ये धनात्मक असम्मित श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? ये धनात्मक असम्मित श्रेणी है। अब सबसे बड़ा क्या? बहुलक। ठीक है। फिर माध्यिका, फिर माध्य। इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी है? ऋणात्मक असम्मित श्रेणी। अब तीनों बराबर हो तो ये कौन सी श्रेणी है? सम्मित श्रेणी। ठीक है दोस्तों। अब यदि ये सवाल मैंने आपको बता दिया धनात्मक, ऋणात्मक, सम्मित, असम्मित सारे को बारे में। यदि समांतर माध्य 60 है, समांतर माध्य मेरा कितना है? 60 है। माध्यिका कितनी है? 80 है। तो बहुलक क्या होगा? आपको इस समीकरण का रिलेशन बताया था, जड बराबर 3m माइनस 2x समांतर माध्य। जड बराबर 3m माइनस 2x ऐसे याद रखा करो ना। m का मान क्या होता है? मीडियन। x का मान समांतर माध्य होती है। तो z का मान बहुलक बताना है अपने को। 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा 80 माध्यिका, माइनस का माइनस 2 गुणा 60 माध्य। आप सॉल्व करोगे 240, 120 गया तो 120 बहुलक कितना आ गया मेरे पास में? 120 आ गया। इसकी सहायता से आप सवाल को कर सकते हो। अब अगला सवाल, यदि किसी श्रेणी के समांतर माध्य 100 है, बहुलक 120 है, तो माध्यिका बतानी है। वही फॉर्मूला पुट करना है। जड बराबर 3m माइनस 2x पुट करोगे तो लास्ट में काटाबाड़ी करके आपका आंसर कितना आ जाएगा? 106.67 आ जाएगा। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी कर लेना, आप घर पर आराम से कर सकते हो, और ये भी कर लेना, नो डाउट आप आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, यदि श्रेणी का माध्य 80, माध्यिका 100, श्रेणी की सभी संख्याओं में से 10 घटा दिया जाए तो उस श्रेणी का बहुलक क्या होगा? तो इसमें से 10 घटाओगे तो माध्य, समांतर माध्य कितना, इसमें से घटाओगे माध्यिका कितनी, उसके हिसाब से आप कितना आप उत्तर निकाल देना, कितना आएगा? 130 आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सवालों को आपको करना है। अब एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भी अंतराल बताना है। अंतराल कैसे? देखो, माध्य माध्यिका का अंतर,
फिर माध्यिका बहुलक का अंतर, फिर बहुलक माध्य का अंतर। इस तरीके से बनता है, जैसे बोलते हैं ना कि ए बी, बी सी, सी ए, उसी प्रकार से माध्य, माध्यिका, माध्यिका, बहुलक, बहुलक, माध्य, इसका अनुपात रहता है 1:2:3। क्या रहता है? 1:2:3। ठीक है, इसको याद रखना है, रट्टा लगाना है एक प्रकार से कि भी माध्य माइनस माध्यिका अनुपात माध्यिका माइनस बहुलक अनुपात बहुलक माइनस समांतर माध्य। इसका अनुपात कितना रहेगा? 1:2:3। इसने बोला कि माध्य तथा बहुलक का अंतर 63 है, तो 3 यूनिट का मान 63 है, 3 यूनिट का मान 63 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 21। 1 यूनिट का मान 21 आ गया। और पूछा क्या आपसे? माध्य तथा माध्यिका, तो माध्य और माध्यिका कहाँ पर है? ये यहाँ पर है, तो 1 का मान 21 आया, 1 गुणा 21 करोगे तो अपना 21 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने को सवाल को करना है। ये रिलेशन वही है जो मैंने अभी बता के गया हूँ, ये सिर्फ फॉर्मेट चेंज किया है मैंने, आपको घबराने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, आप उसके माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। देखो रिजल्ट यहाँ पे लास्ट में यही आया है। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला क्वेश्चन। यदि माध्य तथा माध्यिका में 20 का अंतर है, वो सेम ही बात है, आप कर लेना है सवाल को भी। देख लो माध्य तथा माध्यिका का अंतर कितना है? 20, मतलब ये वाला स्टेप दे दिया 20 का। हालांकि अनुपात कितना बनता है? 1:2:3। आपसे पूछा गया माध्य तथा बहुलक, माध्य तथा बहुलक, तो माध्य तथा बहुलक ये पूछा गया आपसे। तो 1 का मान 20 है, तो ठीक है, पूछा ना इसका मान, तो 20 एकम 20, एक सेकेंड रुकना। यदि माध्य तथा माध्यिका में अंतर 20 है, कहाँ पे गया क्वेश्चन? हाँ, यदि माध्य तथा माध्यिका में अंतर 20 का है, ठीक है, इसका 20 का अंतर है, और ठीक है 1 से 20 पे गए तो गुणा 20, ठीक है सही है, और ये 3 से गुणा 20 करेंगे अपन तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 60 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप दोस्तों करते रहना, आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो सारे के सारे सवाल। ये सारे मैंने आपको बता दिए, आप सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना माध्य, मीन, मीडियन, मोड डिटेल से मैंने आपको कवर करवाया है। आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार नोट्स बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ मैंने आपको क्वेश्चन भी दे दिए, थ्योरी भी दी, सब कुछ दे दिया, इससे बार कुछ भी नहीं जाने वाला। आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे ये अपना हार्मोनिक मीन, वेटेज मीन, भारित मीन ये बनता है, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे दोस्तों अगली क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एडम्स एकेडमी जयपुर में आप जितने भी दोस्त हैं और अन्य दोस्तों को भी बताइए कि भी यहाँ पे अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास, अकाउंट्स की क्लास, मैथ की क्लास, सारी क्लासेस लगती है। और शेयर ज़रूर करना दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।